बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और कोरोना की एक नई लहर आई है, तो बच्चों अपने आप को बचा के रखना, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलो, ज़्यादा इंटरेक्शन ना रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करो, क्योंकि कोई पता नहीं बुरा वक्त किसका कब लिखा हो। तो इंसानी जान कीमती है, और आप लोग तो यंग लोग हैं, सरमाया है आप लोग, और हकीकतन सरमाया है, सिर्फ ये एक डायलॉग नहीं है। क्योंकि आगे चल के मुल्क की भाग दौड़ें आप लोगों ने ही संभालनी है। जो आज यंग हैं, कल को वो बड़ी एज के होंगे, उधेड़ उम्र के बूढ़े होंगे और मुल्क की भाग दौड़ें संभालेंगे। कुछ जो है वो यंग एज में संभाल लेंगे कुछ। तो अपना ख्याल रखें भाई, ठीक है ना। आज के लेक्चर में बच्चों हम जो टॉपिक जो है जिसको डिस्कस करेंगे वो हैं ट्रीज एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर, और इसके ज़िमन में ही हम बाइनरी सर्च ट्री और इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे उसका, बैलेंस ट्रीज का, ठीक है। और हीप भी चूँकि ख़ास तरह का ट्री होता है, तो हीप पढ़ लेंगे। और हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में जो मेजर एल्गोरिथम था जो हमने पढ़ना था, हीप सॉर्ट, वो रह गया था। तो जब हम हीप को पढ़ लेंगे तो हीप सॉर्ट भी इंशाल्लाह ताला आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा। अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ, ठीक है ना। ट्रीज़ क्या होते हैं? देखो, ट्रीज़ ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और है ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, क्योंकि इसको कई तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और नॉन लीनियर की मिसाल कई तरह से ले सकते हैं आप। नॉन लीनियर डेटा टाइप सिर्फ ये एक ही नहीं है, नेटवर्क है, ग्राफ है, और भी हैं, ठीक है। तो ट्रीज़ उनमें से एक है। अब ट्री जैसे आप देखते हैं कि ट्री की एक रूट होती है, और फिर उसमें से बहुत सी ब्रांचेस निकलती हैं, जिनमें से मज़ीद सब ब्रांचेस निकलती हैं, और एट द एंड जो है वो लीव्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो एक एक्सट्रीम पे हमारे पास रूट होता है, एक एक्सट्रीम पे हमारे पास लीव्स होते हैं, ठीक है। रूट एक ही होती है, उसमें से ब्रांचेस कई निकल रही होती हैं, हर ब्रांचेस के मज़ीद फिर कई चाइल्ड ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। और फिर आखिर में एट द एंड हर ब्रांच के कई लीव्स हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये भी इसी तरह होता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसका नाम ट्री रखा गया। आप अगर देखें कि फैमिली ट्री जो होता है, जिसको हम कहते हैं आबा व अजदाद का नक्शा जो होता है, वो क्या होता है कि भाई घर का एक सरबराह है, उसके बच्चे हैं, फिर उसके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चों के बच्चे हैं। तो ये एक हायरार्की सी बन जाती है। इस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर हेड होता है, उसके अंडर जो हैं जो सेकंड लेवल ऑफ हायरार्की है, वो मिसाल के तौर पे डीन्स आ जाते हैं, फिर एचओडीज आ जाते हैं, फिर उसके नीचे दूसरे फैकल्टी मेंबर्स आ जाते हैं। तो ये हायरार्की एक हमारा रियल लाइफ सिनेरियो है, ठीक है। तो अगर हमने कोई ऐसा डाटा स्टोर करना है जिसमें हायरार्कीज़ हैं, तो ज़ाहिर बात है ट्रीज़ उनके लिए बहुत एक सूटेबल जो है वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ठीक है। इस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है बुक के, अगर आप बुक के शुरू में देखें तो बुक्स को चैप्टर वाइज डिवाइड किया होता है। तो बुक के अंडर क्या आ जाते हैं, बाद दफ़ा बुक के सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन के अंडर कई चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर के अंदर कई टॉपिक्स होते हैं, और हर टॉपिक के अंदर कई सब टॉपिक्स होते हैं। तो ये भी एक हायरार्की की आ गई मिसाल आ गई। इस तरह आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि पेरेंट क्लास के कुछ फीचर्स को इनहेरिट कर लिया जाता है चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो जो पेरेंट क्लास है उसका चाइल्ड क्लास, फिर उसके फीचर्स किसी और में अगर इनहेरिट किए गए हैं तो वो उसकी चाइल्ड क्लास। तो ये भी एक हायरार्की सी बन जाती है। आप अपने कंप्यूटर के फाइल सिस्टम को देख लीजिए कि एक रूट डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर कई फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर फिर सब फोल्डर्स होते हैं, फिर कई सब फोल्डर्स, और आखिर में जाके लीफ, एज अ लीफ नोड आप समझ लें कि फाइल्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। बाज़ फोल्डर खाली भी हो सकते हैं। तो ये एक हायरार्की सी हो जाती है, ठीक है ना, हायरार्की बन जाती है। तो इसको कहते हैं ट्री। अच्छा, ट्री वैसे रियल लाइफ के अंदर तो ये है कि रूट नीचे होती है और उसके लीव्स ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन यहाँ जब हम उसको ड्रा करते हैं तो बिल्कुल अपोजिट ड्रा करते हैं, अपसाइड डाउन, ठीक है। रूट हम ऊपर, रूट नोड हम ऊपर करते हैं कंसिडर, और उसके नीचे उसकी जो ब्रांचेज हैं वो हम ड्रा करते जाते हैं। तो कोई इतना जो है इसमें अचंभे की बात नहीं है। असल में कंप्यूटर के सिनेरियो में इसको इसी तरह देखना ज़्यादा आसान है, ठीक है। अच्छा, ट्री में ज़रूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ हो।
जिस तरह एरे है एम्प्टी भी हो सकती है, लिंक लिस्ट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, तो ट्री में भी ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो ट्री इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो अब वो सेट एम्प्टी सेट भी हो सकता है, आपको पता है सेट एम्प्टी भी हो सकता है, तो इट में भी एम्प्टी और इट हैज़ डिस्टिंग्विश एलिमेंट्स। एलिमेंट, एक एलिमेंट तो बड़ा ख़ास एलिमेंट होगा जिसको रूट कहेंगे, ठीक है। और फिर रूट जो है उसकी मज़ीद ब्रांचेस हो सकती हैं, हो सकता है ना भी हो, तो इट में हैव 0 और मोर ब्रांचेस, और हर ब्रांच एक ट्री है। हर ब्रांच को असल में ट्री क्यों कहा जा रहा है ये भी आपको मैं बताता हूँ। देखें, ये आपके पास एक रूट है जिसको हमने रेड से शो किया है, उसकी 4 ब्रांचेज हैं, ठीक है। अब देखें ये जो 2 ब्रांचेज हैं ग्रीन, इनकी तो मज़ीद ब्रांचिंग नहीं हो रही, तो ये तो लीव्स हैं। लेकिन ये जो 2 ब्रांचिंग हैं इनके मज़ीद चाइल्ड मौजूद हैं, तो इसका मतलब इन 3 नोड्स के लिए, फॉर एग्जांपल ये वाली नोड ये पेरेंट है, तो ये एक तरह से इनके लिए रूट बन जाएगी या पेरेंट बन जाएगी। अब इसको पेरेंट का नाम ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी है, ठीक है, ये वाली नोड का इसका एक पेरेंट है, तो ये कॉन्सेप्ट बाकी रहता है, ठीक है ना। तो ये एक नोड है, इसके अंडर ये एक सब ट्री है, ठीक है। इसी तरह ये नोड है, इसके अंडर ये एक सब ट्री है, क्योंकि इस एक एलिमेंट का भी या एक नोड का भी ट्री हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप जितना मर्जी आगे लेके चले जाएं। ये रूट है हमारे पास, ठीक है। तो ये 4 सब ट्रीज हैं इस रूट के जी, क्योंकि इसके 4 चिल्ड्रन थे, तो एक अकेली नोड भी तो एक ट्री बन सकती है ना, जैसे अकेला रूट होता, ठीक है ना। तो इट कैन हैपन, ठीक है, इसमें कोई चंबे की बात नहीं है। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का समझना बच्चों ज़रूरी है, ताकि आगे चल के हमें इन चीज़ों से मसला ना हो। ये चीज़ें वैसे आपको आती तो होंगी, आपने डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी, और अक्सर बच्चे रिपीटर्स हैं तो ये चीज़ें पढ़ के आए होंगे। कुछ को वैसे भी आइडिया होगा, ज़ाहिर बात है, लैब की क्लास में आइडिया होगा, या पहले से प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल पहली दफ़ा आप लोग कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी एज अ पार्ट ऑफ कोर्स हम इसको एक रिवीजन के तौर पे आप इसको समझ लीजिए। नोड क्या होती है, देखिए असल जो एलिमेंट्स जो स्टोर हो रहे होते हैं ट्री के अंदर, वो नोड्स की फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम नोड्स कह देते हैं। और जाहिर बात है, अगर एक पेरेंट नोड है, एक चाइल्ड नोड है, दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन भी होगा, तो उस कनेक्शन को हम एज जो है उसका नाम देते हैं, ठीक है। और हमने पहले बात की कि एक डिस्टिंग्विश एलिमेंट होता है जहाँ से ट्री स्प्राउट कर रहा होता है, जहाँ से दरख्त फूट रहा होता है, तो उसको हम रूट कहते हैं। और एक ट्री के अंदर एक ही रूट हो सकती है। हाँ, वैसे पेरेंट नोड कई हो सकते हैं, लेकिन यह है कि रूट नोड एक ही होती है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं जद्द अमजद, उर्दू में इसका कहा जाता है, ठीक है। और एम्प्टी ट्री अगर है तो हो सकता है उसमें कोई नोड्स या एजेस ना हो, बिल्कुल ऐसा है। एम्प्टी ट्री होता ही वो है जिसके अंदर कुछ नहीं है। जब एज नहीं है तो नोड्स की भी तो नोड्स नहीं है तो एजेस की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, आप देख सकते हैं ये रूट नोड है और ये बाकी नोड्स हैं, ठीक है। और ये एजेस हैं हमारे पास, एजेस को हम स्ट्रेट लाइन से करते हैं डिनोट, और नोड्स को हम सर्कल से या किसी भी चीज़ से हम कर सकते हैं डिनोट, किसी भी डायग्राम से, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि जो लीफ नोड्स हैं जिनकी मज़ीद स्प्राउटिंग नहीं हो रही है उनको ग्रीन से शो किया गया है, और जिनके चाइल्ड मौजूद हैं उनको ग्रे से शो किया गया है। इसको हम आगे अगली डायग्राम के अंदर बता रहे हैं कि यही कॉन्सेप्ट है पेरेंट और चाइल्ड का, ठीक है। तो पेरेंट या प्रेडिसेसर नोड वो होती है जो किसी नोड का पेरेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, ये जो ग्रीन नोड है जिसको माउस पॉइंट कर रहा है, इसकी पेरेंट नोड कौन सी है, ये रूट नोड, यानी जो इसके इमीडिएट अबव है। तो इमीडिएट अबव जो नोड है, या आप इसको समझ लें अबव पॉइंटर, अगर हम लिंक लिस्ट की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो वो होता है पेरेंट। और इस तरह जो लेफ़्ट या राइट चाइल्ड का पॉइंटर है वो किसको डिनोट कर रहा होता है, चाइल्ड्स को या सक्सेसर्स को, ठीक है। तो अ नोड डायरेक्टली बिलो अनदर नोड इन द हायरार्की इज कॉल्ड चाइल्ड। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि सिबलिंग रिलेशनशिप्स भी होते हैं, जैसे ये 4 नोड्स चिल्ड्रन हैं इस एक रूट नोड के, तो ये चारों आपस में सिबलिंग नोड्स कहलाएंगी, ठीक है, दैट हैव द सेम पेरेंट, ठीक है। इस तरह एंसेस्टर्स ऑफ अ नोड क्या हो सकता है, भाई पेरेंट, पेरेंट का पेरेंट और पेरेंट का पेरेंट, ठीक है, जिस तरह बाप, दादा, परदादा वगैरह इस तरह। और डिसेंडेंट्स चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन, तो पोता, पड़पोता और पता नहीं कौन कौन से पोते होते हैं, मुझे तो नाम भी इनके नहीं आते।
ठीक है। और एक बात हम पहले कर चुके हैं कि कुछ हमारे पास लीफ नोड्स होती हैं, कुछ इंटरनल नोड्स होती हैं या इंटरमीडिएट नोड्स होती हैं, या आप उनको इंटीरियर नोड्स कह लें, ठीक है। और ये मैं आपको पहले पिछली स्लाइड के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। लीफ नोड वो होती हैं जिनके मज़ीद कोई नोड्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाइट और लेवल ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जब हम ट्रीज़ की बात करते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि हाइट किसे कहते हैं। हाइट को समझने से पहले आप समझ लें कि पाथ किसे कहते हैं। देखिए, एजेस के सीक्वेंस से हम एक नोड से दूसरे नोड पर कुछ एजेस से घूमते घूमते पहुंच सकते हैं, तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं जी ये पाथ है, ठीक है। और उस लेंथ की पाथ उतनी ही मानी जाएगी जितने उसमें एजेस होंगे, ठीक है। अब एक ऐसा ट्री देखिए, एक ट्री है जो एम्प्टी है, तो जाहिर बात है उसकी हाइट ही नहीं है, दैट उसकी हाइट -1 तस्वर की जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ट्री में कोई नोड है, फॉर एग्जांपल, ये बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट है जैसा कि स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। ग्राउंड फ्लोर इज़ कॉल्ड स्टोरी नंबर 0, और उसके ऊपर स्टोरी नंबर 1, यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और इस तरह से होता है। तो बिल्कुल ऐसा है, अगर एक ही एलिमेंट है, रूट नोड है, तो वो 0 हाइट पे है। लेकिन अगर दो एलिमेंट्स हैं, तो जो नीचे वाला एलिमेंट है, लीफ नोड जो है, उसकी हाइट 0 है, और जो ऊपर वाला एलिमेंट है यानी रूट नोड, उसकी हाइट 1 समझी जा रही होती है, ठीक है। तो इनफैक्ट द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू अ लीफ नोड इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द ट्री। और लेवल ऑफ नोड क्या होता है कि नंबर ऑफ एजेस बिटवीन रूट एंड द नोड इज कॉल्ड द लेवल ऑफ नोड, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। देखें, ये आपके पास लेवल 0 है, ठीक है। ये हमने पहले बात की, लेवल क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस बिटवीन रूट एंड द नोड, इट इज़ कॉल्ड द लेवल ऑफ दैट नोड। तो फॉर एग्जांपल, हम इस रूट नोड ही का लेवल जानना चाहते हैं, तो इसके और रूट यानी इसके अपने दरमियान कोई एज नहीं है, तो जाहिर बात है इसका लेवल 0 है। ये जो 4 नोड्स हैं एक ही लेवल पे, इनके और रूट नोड के दरमियान एक ही एज है, तो इनका लेवल 1 है, ठीक है। और ये जो 4 नोड्स हैं उनके नीचे इनके और रूट नोड के दरमियान 2 एजेस का फासला है, तो ये लेवल 2 पे हैं। और सिमिलरली जो आखिरी 2 नोड्स हैं वो लेवल 3 पे हैं। हाइट का कॉन्सेप्ट अलग है, हाइट नीचे से नापी जाती है और लेवल ऊपर से शुमार किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये ग्रीन नोड जो है इसकी हाइट 0 है। अच्छा, ये जो ग्रीन नोड है इसकी हाइट भी 0 है, लेकिन इसी लेवल पे ये जो ग्रे नोड है इसकी हाइट 1 है। तो बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है। और ये जो नोड है, अच्छा, इसकी हाइट क्या समझी जाएगी, क्यों, इसके एक चाइल्ड की हाइट तो 0 है और दूसरे चाइल्ड की हाइट जो है वो 1 है। तो इसकी हाइट इधर से देखें तो 1 होनी चाहिए, और अगर इधर से देखें तो 2 होनी चाहिए। तो याद रखिए मैक्सिमम काउंट होगी 2, ठीक है। और इस तरह रूट नोड की हाइट क्या है भाई, डिस्टेंसेस तो लीफ नोड तक बहुत सारे हैं भाई। अगर इधर से देखें तो सिर्फ 1 है, यहाँ से देखें तो सिर्फ 1 है, यहाँ इस लीफ नोड को कंसिडर करें तो 2 हैं, इस लीफ को कंसिडर करें तो हाइट ऑफ रूट नोड इज़ 2, इसको कंसिडर करें तो 3 है। तो जो मैक्सिमम हमेशा जो है ना उसको समझा जाएगा हाइट, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा था कि हाइट इज़ इन फैक्ट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट टू अ लीफ, दैट इज़ कॉल्ड द हाइट ऑफ अ ट्री, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ अ ट्री ये किसी भी नोड की कैसे नापेंगे कि किसी भी लीफ नोड से इस तक जितने भी रास्ते पहुंचते हैं उनमें जो सबसे लंबा रास्ता है, ठीक है। तो इस लीफ नोड से हम रूट तक, इस लीफ नोड से रूट तक पहुंचते हैं सिर्फ एक एज को ट्रावर्स करके, और यहाँ से 2 और यहाँ से 3। तो जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो कंसिडर किया जाता है हाइट। तो हाइट और लेवल अलग अलग डायरेक्शन से काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको समझिएगा। सब ट्रीज़ क्या होते हैं मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी ट्री के अंदर का चाइल्ड कोई और ट्री है। फॉर एग्जांपल, आपके पास रूट नोड है जो रेड से डिनोट की गई है, और उसके बाद एक ई नोड है। अब ये ई नोड खुद एक ट्री है। अगर आप देखें, अगर आप बाकी सारी नोड्स को हटा दें और ई को ही रूट समझ लें तो खुद एक, ये बताते खुद एक ट्री है। तो असल में ये एक सब ट्री है इस बड़े ट्री का। तो एक ट्री के अंदर कई सब ट्रीज हो सकते हैं, जाहिर बात है, ठीक है। और इस ई के अंदर मज़ीद फिर 3 सब ट्रीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि हर चाइल्ड एक ट्री बनने की सलाहियत रखता है, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, डिग्री ऑफ अ नोड और डिग्री ऑफ अ ट्री, इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखें, एक नोड के कितने चिल्ड्रन हैं ये उस नोड की डिग्री है।
तो हमारे पास ये देखें यहाँ पे ये जो है हमारे पास रूट नोड, इसके 4 चाइल्ड हैं तो इसकी डिग्री 4 है। अच्छा, इस लीफ नोड का कोई चाइल्ड नहीं, इसकी डिग्री 0 है। इसके 2 चिल्ड्रन है तो इसकी डिग्री 2 है। इसका एक ही चाइल्ड है तो इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, तो डिग्री होता है किसी भी नोड के नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन ये है डिग्री ऑफ अ नोड। तो डिग्री ऑफ अ ट्री क्या होगी? देखें जी, एक ट्री के अंदर कई डिग्री के नोड्स होंगे, तो द मैक्सिमम ऑफ डिग्रीज ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द एरिटी और डिग्री ऑफ द ट्री। तो इस ट्री के अंदर देखें मैक्सिमम चिल्ड्रन किसी भी नोड के कितने हैं? 4। तो इसका मतलब दिस ट्री इज ऑफ डिग्री 4 या 4 ट्री। ठीक है, ये बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। तो जनरली हम ट्री कहते हैं किसी भी ऐसे ट्री को जिसकी नोड्स के कितने मर्जी चिल्ड्रन हो जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं एनरी ट्रीज़ की, यानी 3 4 5 ट्रीज़ की, तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसी भी नोड के इस ट्री में कितने हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइनरी ट्री है तो हमें पता है कि भाई 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते। हाँ, हो सकता है किसी ट्री के किसी नोड का कोई भी नोड ना हो, जैसे लीफ नोड के कोई नहीं होता चिल्ड्रन, कोई भी चाइल्ड नहीं होता, और किसी का 1 होते हैं, किसी के 2, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम जो डिग्री हो सकती है ट्री की, अगर वो 2 है तो उसको हम बाइनरी ट्री कह देते हैं। ठीक है। अच्छा, बाइनरी ट्री के अंदर हमने कहा कि उसकी डिग्री 2 होती है, एरिटी उसकी जो है वो 2 होती है, तो उसके 2 ही चाइल्ड है, तो हम एक को लेफ़्ट और राइट चाइल्ड कहेंगे। तो अगर 3 है मिसाल के तौर पे, तो एक तो लेफ़्ट, एक को राइट और एक को मिडल कह देंगे। और अगर 4 हैं तो फिर ये काम मुश्किल हो जाएगा, तो हम कह देंगे जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी अंदाज से इसको डील करना चाहें। ये एक बाइनरी ट्री है आपके सामने। ठीक है, और इस बाइनरी ट्री के अंदर आप देख रहे हैं 9 एलिमेंट्स हैं, ABCDEFGHI। अच्छा, बाइनरी ट्री को हम इम्प्लीमेंट, हम सारे ट्रीज़ को 4 ट्रीज़ को जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और काफ़ी कम्प्लेक्स भी है। तो बाइनरी ट्री बड़ा आसान सा है, तो बाइनरी ट्री को हम बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। हमने पहले बात की थी कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स होती है ना बच्चों, ये जितने भी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स हैं इनको आप लिंक लिस्ट और एरे, जो एक्चुअल डाटा टाइप्स हैं, उनमें से किसी भी फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, दोनों फॉर्म में इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। तो यहाँ मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि वो किस तरह से दोनों में इम्प्लीमेंट हो रही होंगी। देखें, अगर आप उसको एरे बेस्ड इम्प्लीमेंट चाह रहे हो ना, तो एक चीज़ तो याद रखो कि एलिमेंट्स को आप लिखोगे लेवल बाय लेवल एरे के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पे ए लेवल 0 पे है तो इसको पहले लिख दिया, लेवल नंबर 2 पे क्या था, लेवल नंबर 1 पे सॉरी, बी और सी, तो आपने बी और सी को लिख लिया। फिर DEFG, तो DEFG लिख लिया। फिर अगर आप आगे देखो तो डी का एक लेफ़्ट चाइल्ड भी आना चाहिए था, जो नहीं है, तो उसकी जगह आपने सॉरी नल लिख दिया, या कोई ऐसा करेक्टर जिससे इंडिकेट हो जाए कि यहाँ कुछ मिसिंग है, इसका लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है। और ये जो H है ये आपने लिख दिया। फिर E के 2 चाइल्ड थे, तो E के 2 चिल्ड्रन के लिए जगह जो बनती थी वो 10th और 11th पोजीशन थी। जो मिसिंग है वो हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसकी एक ख़ास वजह है। ठीक है, और I जो है वो हमारे पास 12th लोकेशन पे तो हमने लिख लिया, और नहीं था तो हमें एरे को मज़ीद एक्सटेंड करने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसकी वजह क्यों है, दरमियान में हम ये खाली जगह क्यों छोड़ रहे हैं? ठीक है, जो नोड ही नहीं है तो हम उसकी पोजीशन को स्टोर क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें लेफ़्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और पेरेंट की जो फार्मूला है वो नहीं मिलेगा, तो हमें उसके लिए ये काम करना पड़ता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई भी जो है वो नोड है, तो आप उसके लेफ़्ट चाइल्ड को मालूम करना चाहते हैं और आप एरे के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई लिंक लिस्ट नहीं है कि आप कहेंगे सी का लेफ़्ट चाइल्ड, ठीक है, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड डॉट लेफ़्ट, तो आप जो है ना लेफ़्ट पे मूव कर देंगे, आप एरे में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें आपने स्टोर की हुई हैं। अब देखें, आपने लेफ़्ट चाइल्ड मालूम करना है, फॉर एग्जांपल 5 का, ई का। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, आप इस इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 10, तो आप 10 पे जाकर देखें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसका लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, इस तरह आप देखें सी, ठीक है, सी का इंडेक्स क्या है 3,
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। तो आप देखेंगे कि ये f है, ये आपको 6 लोकेशन पे मिलेगा, ठीक है। और इसमें अगर आप 1 प्लस कर दें तो 6 + 1 7, ये आपको 7 में g आपको इसका राइट चाइल्ड मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी नोड के ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको किसी भी नोड के पेरेंट नोड कैलकुलेट करें, फॉर एग्जांपल ई नोड है, ई है 5, इसका पेरेंट क्या है, तो कहते हैं इस इंडेक्स को 2 से डिवाइड करें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 2.5 फ्लोर फंक्शन, तो इनफैक्ट 2, तो बी आप देख रहे हैं सेकंड लोकेशन पे। इस तरह आप देखें डी इसका दूसरा चाइल्ड था, तो क्या उससे हम पेरेंट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2, तो इसका फ्लोर फंक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इट्स ऑलरेडी 2, ठीक है, ये 2 पे सेव है। तो अगर आप दरमियान में ये खाली यानी जो पॉसिबल वैल्यूज़ थी, पॉसिबल नोट्स थी, उनके लिए नल आप यहाँ पे एंटर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस फार्मूले के ज़रिए आप, क्योंकि एरे के ज़रिए इम्प्लीमेंटेशन आप सिर्फ इंडेक्सेस पे काम कर सकते हैं, तो ये काम नहीं चलेगा आपका, आपको पेरेंट और चाइल्ड नोड में फ़र्क नहीं पता चलेगा, आपसे सब कुछ मिक्स हो जाएगा, आप काम नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, इसका एक नुकसान है, नुकसान ये है कि देखें एक्स्ट्रा स्पेसेस लग रही हैं, ठीक है, लेकिन फ़ायदा ये है कि यहाँ तो एक्स्ट्रा स्पेस लग रही है, लेकिन अगर हम इसको लिंक लिस्ट की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखें एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ए को स्टोर करने के लिए एक लेफ़्ट चाइल्ड के लिए पॉइंटर चाहिए, एक राइट के लिए चाहिए, और जाहिर बात है पेरेंट को भी इंडिकेट करने के लिए एक पेरेंट का भी चाहिए, क्योंकि ऊपर भी हम मूव कर सकते हैं, बाई डायरेक्शनल है ये, कोई जब एरो नहीं होता तो वो एज बाई डायरेक्शनल जो है वो शुमार होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जहन में रखना ज़रूरी हैं। तो वहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है एक चीज़ को स्टोर करने के लिए आपको 4 जो हैं वो मेमोरी ब्लॉक्स चाहिए। तीन पॉइंटर्स के लिए और एक ओरिजिनल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा ओवरहेड है ना, यानी स्पेस तो आपकी गई। तो मतलब अगर आपने 1 बिलियन वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो आपको 4 बिलियन मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो एरे के अंदर तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा है कि ट्री इसी तरह के इनकम्प्लीट हैं, तो यहाँ भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसिस होती हैं। तो आइडियली हम एरे उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर ये होता है कि किसी किस्म की भी एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं नल, क्योंकि कंप्लीट होता ही वो है कि उस वक्त तक नया अगली नोड नहीं बनती जब तक पिछली सारी पॉसिबल नोड्स बन ना चुकी हों। तो ये एक बड़ी ख़ास बात है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आप ये एज एक ई जो एज है इसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसमें बहुत आसान है। देखें, आप इसको कर दें, नल कर दें, वो वैल्यू खुद ही यहाँ से ख़त्म हो गई, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है। इस तरह मिसाल के तौर पे आप इस आई को आपने मूव किया है, एफ़ का लेफ़्ट चाइल्ड बनाने के बजाय जी का राइट चाइल्ड बनाया, तो अब आपको देखो एफ़ के लेफ़्ट तक तो हमारे पास इंडेक्स था 12, तो एफ़ के राइट के लिए चाहिए 13, फिर जी के लेफ़्ट के लिए चाहिए 14, फिर जी के राइट के लिए चाहिए 15, और 15th लोकेशन पे आप आई स्टोर करेंगे, उससे पहले सब को कर देंगे नल, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं थे। तो ये प्रॉब्लम एरे के अंदर है, ये हमने पहले आपको बता दिया, ठीक है। तो जाहिर बात है ट्रेड ऑफ चलता है, बाज़ मामलात में एरे कुछ एज ले जाती है, ठीक है ना, और बाज़ मामलात में लिंक लिस्ट एक्सेल कर जाती है, तो ये चीज़ होती है। अब लिंक लिस्ट के अंदर देखें, सपोज़ ये एक छोटी सा ट्री है, तो लिंक लिस्ट का जो पैटर्न होगा वो ये होगा कि एक वैल्यू और 3 पॉइंटर, ठीक है, एक लेफ़्ट एक राइट चाइल्ड के लिए, एक लेफ़्ट चाइल्ड के लिए, और एक पेरेंट नोड के लिए, और एक वैल्यू असल में चाहिए असल काम के लिए, यानी जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे थे उसके लिए। अब मिसाल के तौर पे ये एक नोड है, तो हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक नोड, ये जो बी नोड है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि चूँकि रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता, तो उसका पेरेंट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा होता है। अच्छा, हम बनाते हैं बी नोड। अभी जो बी नोड है इसमें हम देखें हमने पॉइंटर्स को करना सेट, तो पहले आप देखें कि बी का पेरेंट नोड ए है, तो हमने ये लिंक बना दिया, बी से तो ए पे जा सकते हैं, लेकिन आप पेरेंट से भी चाइल्ड की तरफ आ सकते हैं, तो इसका लेफ़्ट पॉइंटर भी अपडेट करना पड़ेगा, तो इसका लेफ़्ट पॉइंटर पेरेंट की तरफ पॉइंट करेगा। सिमिलरली आप राइट साइड पे भी जो है वो बना सकते हैं। अब ये ई है, तो ई को अगर हम देखें तो देखें ई के अंदर भी 2 पॉइंटर्स को सेट करना है, ठीक है। ई के अंदर वैसे तो पॉइंटर 3 है, अभी फ़िलहाल हम एक पॉइंटर इसका और एक जो नोड नंबर बी है
इसको सेट करना चाह रहे हैं, तो ई अपने पेरेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है और बी अपने राइट चाइल्ड की तरफ। अच्छा, अब ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है क्योंकि जाहिर बात है हमें बहुत से नल पॉइंटर चाहिए। आपको पता है आप देख सकते हैं ये जो बी है इसका राइट तो मौजूद है, पेरेंट भी मौजूद है, लेकिन लेफ्ट की तरफ कुछ मौजूद नहीं है, तो वो नल की तरफ पॉइंट करेगा। नल मीन्स नथिंग, ठीक है। पाइथन के अंदर इसको नन कहते हैं, ठीक है, विद इन एंगल ब्रैकेट्स। अब ये जो है सी, इसको आप देखें, इसका लेफ्ट राइट नोड कोई भी नहीं है, मतलब इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड कुछ भी नहीं है, तो दोनों नल को पॉइंट करेंगे। ये ई वाली नोड जो है इसका भी लेफ्ट राइट नहीं है, तो ये भी नल को पॉइंट करेगा। तो एफिशिएंसी तो है कि आप इधर आप जहाँ मर्जी चाहे मूव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ये तीन बॉडीगार्ड चाहिए इस एक चीज़ की हिफाजत के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेस ले रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब ट्री को अमूमन 4 तरीक़ों से ट्रावर्स किया जाता है, ठीक है। और ट्रावर्स करने का मतलब ये होता है, हमने पहले भी पढ़ा कि जितनी नोड्स हैं, जितनी वैल्यू है, सबको एक दफ़ा रीड कर लें, चाहे आप उसको प्रिंट करा लें, चाहे आप उसको कुछ भी कर लें, बस एक दफ़ा वहाँ पहुँच के आप उसको रीड कर लें बस, ठीक है। अब हमारे पास 4 तरह की ट्रावर्सिंग टेक्निक्स हैं, एक प्री ऑर्डर, एक इन ऑर्डर, एक पोस्ट ऑर्डर, एक लेवल ऑर्डर। अच्छा, पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ इसका कि ये इन चारों में फ़र्क क्या है। ये देखें, प्री ऑर्डर के अंदर क्या होता है, प्री ऑर्डर, ठीक है, ये आप देखें, प्री ऑर्डर के अंदर ये है कि जब भी आप किसी नोड पे आए आप उसको फ़ौरन ही रीड कर लेंगे, यानी वालिदैन को आप प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। वालिदैन को पहले प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आप उसके लेफ़्ट, और फिर जब लेफ़्ट की प्रोसेसिंग पूरी हो जाए तो राइट की तरफ जाएंगे। ये हो गया प्री ऑर्डर। इन ऑर्डर के अंदर क्या है कि आप जैसे किसी नोड पे जाएंगे तो उसको प्रोसेस करने के बजाय उसके एक चाइल्ड को पहले प्रोसेस करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग जब कंप्लीट हो जाए तो फिर पेरेंट को प्रोसेस करेंगे और फिर राइट चाइल्ड की तरफ जाएंगे। तो वालिद जो है वो दोनों चिल्ड्रन के दरमियान में प्रोसेस हो रहा है, इन ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या है कि पहले बच्चों को फोकियत देंगे, पहले दोनों बच्चों की ट्रावर्सिंग पूरी हो जाएगी, यानी इनको हम पहले रीड कर लेंगे या प्रोसेस कर लेंगे, उसके बाद फादर की बारी आएगी। और लेवल बाय लेवल क्या है कि भाई पहले लेवल पे कौन है, ए, बस ए को रीड करें, फिर अगले लेवल पे क्या है, बी और सी, तो बस बी और सी को रीड करें, फिर अगले लेवल पे क्या है, डी, ई, एफ, जी, इनको रीड करें, फिर अगले लेवल पे एच, आई। ये 4 तरह की ट्रावर्सिंग टेक्निक्स हैं जो आपने लैब की क्लास में कर भी ली होंगी, लेकिन आपको एज अ पार्ट ऑफ कोर्स और कॉन्सेप्ट देने के लिए यहाँ भी समझाना ज़रूरी है। तो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल का एल्गोरिथम बड़ा सिंपल है भाई, जब तक ट्री एम्प्टी नहीं है 3 काम करने हैं। काम क्या करने हैं भाई, चूँकि प्री ऑर्डर है, नोड को पहले प्रोसेस करना है, पेरेंट नोड को, तो विजिट रूट नोड, रूट नोड से मुराद जो पेरेंट नोड है, ठीक है। और इसका जो लेफ़्ट सब ट्री है, फिर उसको ऊपर यही काम करें रिकर्सिवली, और जब वो काम कर चुके तो फिर राइट के ऊपर भी यही आप काम करें, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा 3 लाइन्स का एल्गोरिथम है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वही ट्री है जो पहले बड़ा सिंपल सा दिख रहा था ये, और अब आपको बड़ा कम्प्लेक्स सा दिख रहा है। उसकी वजह ये है कि ये इसमें अंदर ये वर्किंग बताई गई है। देखिए, आप ओरिजिनली आते हैं रूट नोड पे, तो प्री ऑर्डर है, तो आप कहते हैं भाई वालिदैन का हक पहले, तो ये ए है, इसको आप पहले प्रोसेस कर लें, तो ठीक है, ए विजिट हो गया, ए को हमने प्रिंट कर दिया मिसाल के तौर पर, ठीक है। फिर हमने कहा जी अब उसके बाद पहले लेफ़्ट और फिर राइट चाइल्ड की तरफ जाना, तो पहले लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ जाते हैं, तो दूसरे नंबर पे हम यहाँ जाएंगे। तो हमने पहले कहा कि जब भी हम किसी नोड पे जाएंगे पहले उसको फ़ौरन ही, क्योंकि वो भी किसी का पेरेंट है, तो जो भी है इसको हम रीड कर लेंगे। तो हमने कहा जी ठीक है, आपने इसको रीड कर लिया, तो यू हैव विजिटेड बी। उसके बाद जी अब प्री ऑर्डर के अंदर ये है कि जैसे ही आप किसी नोड पे पहुँचे उसको विज़िट कर लें बस, ठीक है, बाईपास ना करें, उसको विज़िट कर लें और उसके लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ जाएं। तो लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ चले गए तो हम जाहिर बात है दोबारा से एक नई नोड पे पहुँचे, क्योंकि ये रिकर्सिव प्रोसीजर है, ठीक है। तो सॉरी, हाँ जी, तो हम इसको नोड डी को विज़िट किया, फिर इसके जाहिर बात है हमें लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ जाना, तो हमने जाके देखा कुछ भी नहीं था नल, तो हम वापस आए। अब हमने कहा जी अब हमारे पास राइट साइड पे जाने की बारी है, आपको तो विज़िट कर लिया था, आपके राइट पे कोई चाइल्ड है, राइट पे चाइल्ड देखा, जैसे ही वहाँ गए उसको विज़िट कर लिया। तो देखें
इन ऑर्डर की तरफ चला गया हूँ मैं प्री ऑर्डर में। तो पहले ए, फिर बी, फिर डी और फिर एच ये विजिट हुए, ठीक है। उसके बाद इसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड को देखा, कुछ नहीं थे, तो फिर मैं वापस आ गया, ठीक है। अच्छा, वापस आने के बाद हमने देखा कि जी इसके दोनों चाइल्ड हो चुके हैं, तो ठीक है जी, दोबारा वापस चले जाएं। लेकिन इसका तो भी एक चाइल्ड हुआ है प्रोसेस, तो इसका सेकंड चाइल्ड प्रोसेस होना रहता है। तो हम इसके सेकंड जो है चाइल्ड उसकी तरफ चले गए, यानी जो राइट साइड पे, और यहाँ पे हमने विज़िट किया ई को या स्टेप नंबर 17, तो हमने यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद उसके लेफ़्ट राइट को देखा, कुछ भी नहीं था, तो हम वापस आ गए। तो ये अभी हमारी प्रोसेसिंग पूरी हुई है रूट नोड के लेफ़्ट नोड की, ठीक है। अब हम देखें हमारे पास एल्गोरिथम क्या था। जब भी किसी नोड पे उसको रीड करें, विजिट करें और उसके लेफ़्ट वाले पोर्शन को पहले एग्जीक्यूट कर लें, फिर उसके राइट वाले पोर्शन। तो लेफ़्ट वाला सारा एग्जीक्यूट हो गया, अब हम राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब राइट की तरफ गए तो रिकर्सिवली यही काम दोबारा हो रहा है कि जी अब जहाँ गए हैं उसको विजिट करें, सी विजिट हो गया, फिर उसके लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ जाएं। जब उसको सब प्रोसेस कर लें, बाद में इसके राइट की तरफ आना। तो पहले हम लेफ़्ट पे सारी प्रोसेसिंग कर लें, क्योंकि रिकर्सिवली वही प्रोसीजर हर नोड पे अप्लाई हो रहा है। तो एफ विजिट किया, इसके लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ आए। आई विजिट किया, इसका लेफ़्ट चाइल्ड नहीं था, राइट नहीं था, वापस गए, फिर वापस गए। अब इसके राइट की प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है नोड नंबर सी की, तो अब इसके लेफ़्ट की, तो अब हम इसके राइट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ हमने नोड को विजिट किया जी एट द एंड, और फिर देखा लेफ़्ट चाइल्ड नहीं था, राइट चाइल्ड नहीं था, इधर होके हम वापस आ गए। तो कुल 45 स्टेप्स बने हमारे पास। तो ये ऑर्डर होगा प्रिंटिंग का, अगर आप प्रिंटिंग कराना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप रीड करना चाह रहे हैं तो रीडिंग का ये ऑर्डर देगा, बस नोड्स आर विजिटेड इन दिस ऑर्डर वेदर यू रीड इट और वेदर यू प्रिंट इट, ठीक है ना। अच्छा, इन ऑर्डर के अंदर देखिए एल्गोरिथम वही है, लेकिन जो स्टेटमेंट देखें, यहाँ पहली स्टेटमेंट थी, अब यहाँ पे दरमियान में आ गई, और प्री ऑर्डर के अंदर ये स्टेटमेंट आखिर में चली जाएगी, फ़र्क और कुछ नहीं, ठीक है। अब इन ऑर्डर के अंदर करना क्या है, जैसे किसी नोड पे पहुंचे उसको विजिट नहीं करना, उसको बाईपास करके लेफ्ट चाइल्ड की तरफ जाना है। लेफ्ट की प्रोसेसिंग के बाद जब वापस आएंगे तो तब उसको विजिट करना है, और फिर उसके बाद राइट चाइल्ड की तरफ जाना है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। देखिए इनिशियली हम रूट नोड पे हमने नहीं प्रोसेस किया, हमने कहा कि पहले लेफ्ट चाइल्ड को कर लो, फिर राइट चाइल्ड की तरफ जाने से पहले दोनों के दरमियान में इन हम आपको ट्रावर्स करेंगे, ठीक है। तो अब गए लेफ़्ट की तरफ, हाँ जी, कहा जी मेरी बारी, कहा जी आपकी बारी भी नहीं, क्यों, पहले आपके लेफ़्ट चाइल्ड को प्रोसेस करेंगे। तो लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ गए, हाँ जी मेरी बारी नहीं जी, पहले लेफ़्ट चाइल्ड को, जी मेरा तो लेफ़्ट चाइल्ड ही नहीं है आज का, तो फिर तो आप ही की बारी है। तो डी पहले कर लिया प्रिंट, ठीक है। फिर कहा जी मेरे तो अब मुझे चूँकि प्रिंट कर लिया तो मेरे राइट चाइल्ड की बारी है जी, राइट चाइल्ड की तरफ आ जाएँ। यहाँ चले गए हम एच की तरफ, एच ने कहा मुझे प्रिंट करें, हमने कहा नहीं जी पहले लेफ़्ट चाइल्ड को करेंगे, फिर राइट से जाने से पहले आपको प्रिंट करेंगे। वो कहता जी मेरा तो लेफ़्ट चाइल्ड ही कोई नहीं है। हमने कहा ठीक है जी, फिर आपको करते हैं प्रिंट। एच प्रिंट कर दिया, तो उसने कहा जी मेरा राइट चाइल्ड भी कोई नहीं है। मैं कहा जी चलो बहुत अच्छी बात है। हम वापस आ गए, यहाँ भी वापस आ गए, यहाँ भी वापस आ गए। अब देखें, चूँकि इस बी वाली नोट का लेफ़्ट हैंड साइड सारी प्रोसेस हो चुकी है, लेफ़्ट सब ट्री सब प्रोसेस हो चुका है, तो लेफ़्ट के बाद हमने इस बी को प्रोसेस करना था। तो अब हम देखें डी और एच के बाद बी को प्रोसेस कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके राइट चाइल्ड की तरफ गए, उसका लेफ़्ट राइट कुछ भी नहीं था, तो ज़ाहिर बात है इसको तो रीड करना ही करना था। फिर वापस आए, अब देखें ये जो ए नोड थी इसको हमने पहले रीड नहीं किया था, गए तो थे लेकिन बाईपास करके हम लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ गए थे। क्यों, लेफ़्ट के बाद और राइट से पहले दोनों के दरमियान में हम आपको प्रोसेस करेंगे। तो अब देखें डी एच बी ई, और अब राइट की तरफ जाने से पहले ए, इसको हम करेंगे विजिट, ठीक है। और इसके बाद हम गए यहाँ पे और किसी नोट पे गए, तो हमने कहा जी आप हम आ तो गए हैं लेकिन आपको प्रोसेस बाद में करेंगे, पहले आपके लेफ़्ट चाइल्ड को देख लें। लेफ़्ट चाइल्ड पे गए तो आप कहा जी आप भी सब्र करें, आपके लेफ़्ट चाइल्ड को देखते हैं। यहाँ चले गए तो उसने कहा जी मेरा कोई लेफ़्ट राइट चाइल्ड नहीं है। तो हमने कहा ठीक है जी, आई को विज़िट कर लेते हैं। वापस आए, इसका लेफ़्ट प्रोसेस हो चुका है। एफ़ विज़िट किया, इसका राइट चाइल्ड नहीं था। वापस आए, इसका लेफ़्ट सारा प्रोसेस हो चुका है, तो सी को विज़िट किया, फिर राइट पे गए, जी को विज़िट किया, और फिर रिटर्न करते करते हम वापस ऊपर आ गए। तो ये हमारे पास है इन ऑर्डर ट्रावर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल को आप लोग खुद ही देख लें, आसान सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। ऑर्डर इस तरह से रहेगा। तो ये आप इसमें लिंक लिस्ट और जो है एरे दोनों की फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है ये एरे की फॉर्म में बहुत आसान है भाई। कि रूट नोड से स्टार्ट करें, फिर हर लेवल पे लेफ़्ट टू राइट जो भी वैल्यू उसको प्रिंट करते जाएं।
तो बहुत ईजी है, ये एरे के अंदर बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एरे के अंदर पहले से ही वैल्यू इस तरतीब से हैं। तो सिंपल एरे को लेफ़्ट टू राइट आपने एक दफ़ा स्कैन करके प्रिंट कर देना है, तो दैट इज़ वेरी इजी, ठीक है ना। तो ये 4 तरह के ट्रावर्सल हैं, और इन 4 तरह के ट्रावर्सल में आपको ये इन 4 तरह की तरतीब से ये 4 परम्यूटेशंस हैं ओरिजिनल इनपुट की, जो आपको मिल सकती हैं। अच्छा, इसी की बेस पे आपने देखा होगा कि पॉलिश नोटेशन या रिवर्स पॉलिश नोटेशन के अंदर भी हम एक्सप्रेशंस को बना सकते हैं, वो इसी की बेस पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कभी ऑपरेटर पहले आ रहा है, कभी ऑपरेटर बाद में आ रहा है। तो अगर आप ऑपरेटर को पेरेंट नोड समझें, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लस पेरेंट नोड पे है, आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं, ठीक है, किया इसलिए नहीं कि बहुत आसान था। फॉर एग्जांपल ये है प्लस, और ये ए, और ये बी, ठीक है। तो अगर आप इस ट्री को प्री ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है इसको हम लिखेंगे प्लस, और यानी पहले पेरेंट नोड और फिर दोनों चाइल्ड, तो ए और बी, ठीक है। और अगर आप इसको इन ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, तो पहले लेफ़्ट चाइल्ड, फिर पेरेंट, फिर राइट चाइल्ड, सिंपल ए प्लस बी आप इसको लिखेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको पोस्ट ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, तो आपने कहा जी पहले दोनों चाइल्ड, बाद में आपकी बारी, तो ए बी प्लस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये सिंपल नोटेशन एक्सप्रेशन की प्रीफिक्स हो गई या पोस्ट फिक्स हो गई, जिसको हम पॉलिश या रिवर्स पॉलिश कहते हैं। तो वो आप इन्हीं ट्रावर्सल टेक्निक के ज़रिए, अगर आपके पास ट्री प्रॉपर फॉर्म में बना हुआ है, तो आप उसको बना सकते हैं आसान सा, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, चूँकि आप लोगों ने किया भी होगा, तो इसलिए इतने ज़्यादा इसमें मुझे परेशानी नहीं है। अच्छा, अब ये जो हमने ट्रावर्सल किया है, अगर हम इसका एनालिसिस करें, तो हमें यह देखना है, क्योंकि ये चीज़ें रिकर्सिवली कॉल हो रही हैं, तो रिकर्जन में हमें स्टैक चाहिए, तो और स्टैक की जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास, जितनी हाइट ऑफ द ट्री है। तो ये ऑर्डर ऑफ एच इसमें चाहिए हमें स्पेस, तो एस एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको समझ जाएं, तो एस ऑफ एन स्पेस हमें चाहिए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। अब ये हाइट कितनी भी हो सकती है, अगर हाइट log n है तो ये ऑर्डर ऑफ log n हो जाएगा, अगर हाइट n है तो ये जो है वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, आसान है। असल चीज़ है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है। अब देखें एल्गोरिथम को, अगर आप देखें तो हर एल्गोरिथम में 3 ही लाइनें बस ऊपर नीचे हैं, तो असल में तो काम एक ही है। वो काम ये है कि आप 2 दफ़ा रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t। अब कितने इनपुट के साथ, देखें हम समझ रहे हैं कि आधा लेफ़्ट पे है, आधा राइट पे है, ठीक है, और फिर विजिट भी करना है, कुछ काम भी है, ठीक है ना। तो आप देखें टोटल रिकर्सिव कॉल्स कितनी हैं, ठीक है। टोटल हर नोड पे 2 रिकर्सिव कॉल हैं, और हर रिकर्सिव कॉल पे कुछ काम भी हो रहा है। तो इट इज़ इन फैक्ट टोटल 2n इंटू सी इज सम कांस्टेंट टाइम। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऑर्डर ऑफ n कह सकते हैं, ठीक है। तो n वैल्यूज़ हैं, तो n वैल्यूज़ पे आपने जाना है, n रिकर्सिव कॉल तो होंगी, ठीक है। और हर नोड पे 2 रिकर्सिव कॉल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि हम उस नोड पे जाते हैं मिसाल के तौर पे, फिर उसके लेफ़्ट नोड पे जाते हैं, फिर वापस उधर आते हैं, फिर उसके राइट नोड पे जाते हैं। इसका मतलब उस नोड पे तो आप दो दफ़ा गए, ठीक है। तो एट मोस्ट अगर हम समझें तो 2 दफ़ा हो सकता है, ठीक है। और हर दफ़ा हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो दैट इज़ सम कांस्टेंट वर्क सी। तो 2 इंटू एन इंटू सी, तो ये लीनियर टाइम है, तो इसको ऑर्डर ऑफ एन हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और ट्री है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी ट्री है ये भी असल में, लेकिन इसमें हम वैल्यूज एक ख़ास अंदाज से रखते हैं, ठीक है ना। तो बाइनरी सर्च ट्री इज़ अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल द नोड्स फॉलो द बिलो मेंशन्ड प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज आप पढ़ लें। अच्छा बच्चों, प्रॉपर्टीज बड़ी सिंपल सी हैं। एक तो ये, अगर आप इस ट्री को देख लें राइट साइड पे, तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि कोई भी नोड है ना, तो उसके लेफ्ट पे उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो उससे छोटा होगा, और उसका राइट चाइल्ड उससे बड़ा होगा, बस ये है।
27 है, इसका लेफ्ट 14 है, इससे छोटा है, इसका राइट 35 है, इससे बड़ा है, बात खत्म। 14 नोड है, इसका लेफ्ट 10 है, इससे छोटा, राइट 19 है, इससे बड़ा, बात खत्म हो गई। 35 ठीक है, इसका लेफ्ट 31 और राइट 42 इससे बड़ा। अच्छा एक चीज़ ख्याल कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 14 से बड़ी वैल्यू 28 भी है तो अब यहाँ 28 रख दें, क्यों? फिर 27 के लेफ्ट में इसकी छोटी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, चाहे उसका चाइल्ड हो, इमीडिएट या डिसेंडेंट हो, बाद में आने वाला हो, ठीक है ना, पोता पड़पोता हो, तो ये ख्याल कीजिएगा, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन हम बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर क्या कर सकते हैं, जब हमें कोई वैल्यू सर्च करनी पड़ सकती है, हम किसी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या ट्रावर्स कर सकते हैं। अच्छा ट्रावर्स तो हमने पहले देख लिया है कि हम ट्री को कैसे करते हैं, तो वो ट्रावर्सिंग तो जो जिस तरह उसकी है इसकी भी हो जाएगी, ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से लेना चाहें। या अगर इसकी ट्रावर्सिंग आप थोड़ी स्पेशल समझना चाहें तो जिस तरीके से आप सर्चिंग कर सकते हैं उस तरीके से आप ट्रावर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्चिंग में भी हम एक एक के पास जाके उसको सर्च करेंगे, ठीक है। तो वो इसको डिस्कस नहीं हम करेंगे ट्रावर्सल को, बाकी तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्चिंग क्या है, मिसाल के तौर पे ये एक नोड है आपके पास जिसमें एक रूट नोड है, की है 31, की मतलब वो वैल्यू जिसको आपने सर्च करना है। तो आप देखें रूट नोड पे जाएंगे, आप देखें भाई ये 31 अगर करंट नोड से बड़ी है तो आप राइट को मूव करेंगे, राइट चाइल्ड की तरफ, और अगर छोटी है तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, बात ही खत्म। तो 31 इज़ ग्रेटर देन 27 सो मूव राइट, ठीक है। 31 इज़ लेस देन 35 मूव लेफ्ट, ठीक है, तो 31 मिल गया। अच्छा ये तो उसकी मिसाल थी जबकि वैल्यू मिल गई। अच्छा कभी वैल्यू नहीं भी मिलती, जैसे 15 है, ठीक है, तो ये करंट नोड है, 15 इज़ लेस देन 27 मूव लेफ्ट एंड मैच, नहीं है कोई मसला नहीं। 15 इज़ ग्रेटर देन 14 मूव राइट, 19 है, अच्छा क्योंकि इसके लेफ्ट चाइल्ड की तरफ देख लेते हैं। 15 इज़ लेस देन 19 मूव लेफ्ट, जब मूव लेफ्ट गए तो इसका कोई चाइल्ड नहीं था, तो इसका मतलब दैट इज़ इनफैक्ट नल, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट पॉइंटर दोनों नल था। तो व्हेन करंट इज इक्वल टू नल इट मीन्स हमें वैल्यू नहीं मिली, सर्च अनसक्सेसफुल। तो इसकी सर्चिंग बहुत इजी है, तो वो डायग्रामेटिकली समझा दी है, इम्प्लीमेंटेशन बड़ी आसान है उसकी। इंसर्शन क्या है मिसाल के तौर पर, अच्छा यहाँ एक चीज़ याद रखिए, बाइनरी सर्च में होता ये है कि जैसे ये ऐसा नहीं कि बाद में हम बनाते हैं, ये जैसे ही कोई वैल्यू आप इंटर करते हैं तो उसी वक्त ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिए। फॉर एग्जांपल पहले वैल्यू है 1, तो आप कहते हैं जी वैल्यू मेरे पास 1 है, तो हम इसकी एक नोड बना लेते हैं, नोड बना ली, उसको नाम दे दिया 1। ट्री के अंदर जी अब एक अकेला राज कर रहा है जी, रूट नोड है, एक ही नोड है 1। आपने कहा ठहरें जी एक वैल्यू और आ रही है 10, आपने कहा जी ठीक है, तो 10 वैल्यू है, तो 10 वैल्यू 1 से बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, तो राइट साइड पे जाएगी, तो इसके राइट साइड पे हम बना देते हैं नोड, उसको लिंक कर देते हैं इसे और वहाँ 10 पुट कर देते हैं, बहुत अच्छा हो गया जी। अब ये तो हो गया, अब जी अगली वैल्यू इंटर करनी है 8, आपने कहा जी ठीक है 1 से कंपेयर करता हूँ, ओ ग्रेटर देन 1, तो राइट पे जाऊँगा, राइट पे तो 10 है, तो 10 से कंपेयर करता हूँ, अच्छा जी 8 इज़ लेफ्ट लेस देन 10, तो इसका इस एक नई नोड बना के इस 8 को 10 का लेफ्ट चाइल्ड बना दो, बात ख़त्म। तो ये इसी तरीके से आप इंटर करते रहते हैं। सिमिलरली अगर आप 4 ऐड करना चाहें तो 1 से कंपेयर करेंगे तो 1 से बड़ा है, 10 से कंपेयर करेंगे 10 से छोटा है, 8 से कंपेयर करेंगे 8 से छोटा है, तो आप उसको लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे नई नोड बना के। 6 है तो 1 से कंपेयर करेंगे, 1 से ग्रेटर है, 10 से स्मॉलर है, फिर 8 से भी स्मॉलर है लेकिन 4 से ग्रेटर है, तो आप उसका 4 का राइट चाइल्ड बना देंगे। तो ये बड़ा ईजी है, इस तरह आप 3 को भी और इस तरह आप जो है वो 2 को भी और इसी तरह आप जो है वो 5 को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखें जैसे जैसे ही कोई वैल्यू इसमें, यानी जैसे ही आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है ना, तो उसी वक्त ही उसने अपनी पोजीशन पे चले जाना है, ठीक है। तो ये आसान है इस लिहाज से, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई बात। अब डिलीशन की। अच्छा डिलीशन में 3 तरह के केसेस हैं, लीफ नोड और इसी तरह एक ऐसी नोड जिसका एक चाइल्ड है और इस तरह एक ऐसी नोड जिसके 2 चिल्ड्रन है। तो अगर तो कोई लीफ नोड डिलीट करने के लिए कहा है, जैसे कि 2 यहाँ पे है, तो वो तो कोई मसला ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसका जो पेरेंट था उसका लेफ़्ट नोड अगर ये उसके लेफ़्ट पे है मिसाल के तौर पे, तो उसका लेफ़्ट नोड जो है वो आप उसको नल कर दो तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी, तो वो तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। अच्छा अब अगर कोई ऐसी नोड है जिसका कोई चाइल्ड है, मिसाल के तौर पे 8,
तो आप करोगे क्या, देखें जी ये 8 जो भी था ये लेस देन 10 था, तो 10 के लेफ्ट पे था, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस 8 के जितने भी चाइल्ड होंगे 4 3 6 5, यानी जो इसके लेफ्ट पे हैं, ये सारे के सारे, यानी 8 के जितने भी चाइल्ड होंगे, चूंकि वो 10 के लेफ्ट पे हैं सारे के सारे, तो वो सब 10 से छोटे ही होंगे, तो कोई इशू नहीं है, 10 से छोटे ही होंगे। तो इस वैल्यू को ख़त्म करके अगर इसके पेरेंट का लेफ्ट, ठीक है, वो मैं 8 का कोई भी चाइल्ड, चाहे लेफ्ट है या राइट है, उसको असाइन कर दूं, तो मसला हल हो जाएगा, दरमियान से 8 वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। एडजस्ट करके देख लेते हैं। अच्छा, मसला तब आता है जहां हमारे पास ऐसा क्यों नोड हो जिसके 2 चिल्ड्रन है, जैसे 4। अब देखें 4 तक तो आप पहुंच गए, लेकिन अब यहाँ आप एक काम करेंगे, आप ये देखेंगे कि देखें 4 के लेफ्ट पे तो स्मॉलर वैल्यू है, राइट पे ग्रेटर वैल्यू है, तो इमीडिएट राइट पे कौन सी वैल्यू है जो 4 की जगह ले सकती है, तो वो ये है कि आप 4 से राइट साइड पे जाएंगे और फिर लेफ़्ट की तरफ एक दफ़ा राइट पे, और फिर आप लेफ़्ट की तरफ मूव करते जाएंगे यहाँ तक कि आपको नल नहीं मिल जाता, ठीक है। आपने एक दफ़ा लेफ़्ट की तरफ मूव किया, फिर आप राइट की तरफ मूव किया जाता, आपको नल नहीं मिल जाता। जब आप नल पे पहुँचे, यानी ऐसी नोड जिसका लेफ़्ट नल था, इसका मतलब अब ये वो सबसे छोटी वैल्यू है 4 के बाद जो 4 की जगह ले सकती है। तो अब आपने इस 5 को 4 की जगह कॉपी किया, इस 5 को आपने ख़त्म कर दिया। देखें ट्री के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ट्री की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये बड़े असल में एक एक दो दो लाइन के एल्गोरिथम्स हैं, 3 लाइन के, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये ग्राफिकली ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं। अच्छा, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्रीज का। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? अच्छा, एक चीज़ तो ये देखिए कि हमने कहा था कि एरेस के ज़रिए इम्प्लीमेंटेशन इसकी आसान है, लिंक लिस्ट में बड़ी वैल्यूज़, बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। हमने कहा जी ये कौन सा इतनी एफिशिएंट है। अब देखें इस ट्री के लेवल देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 लेवल्स हैं। तो अगर आप अंदाज़ा भी लगाओ तो 2⁻7 + 1 - 1, तो ये तो बहुत बड़ी तादाद में एरे चाहिए आपको, क्योंकि एरे के लिए आप सपोज करते हैं कि जितने एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट नहीं हुए उन सब के लिए भी आप एरे में खाली जगह छोड़ते हैं, तो ये तो इतनी ज़्यादा स्पेस ले लेगा। जिस चीज़ से हम बचना चाह रहे थे और एरे की तरफ आए थे, उसी चीज़ में हम फंस गए, ठीक है। तो ये अनबैलेंस ट्री का एक नुकसान होता है। तो अब ये मिसाल आप देख लें, सपोज वी हैव द लिस्ट 1 5 7 8 10 14 20। तो पहले 1 आपने इंसर्ट किया, फिर 5 इससे ग्रेटर था तो आपने उसको इसके राइट साइड पे रखा, फिर 7 था तो वो उसके राइट साइड पे आया, फिर 8, तो होता है इसी तरह। तो आफ्टर इंसर्शन एंड बाइनरी सर्च ट्री वी गेट दिस। अब देखें आपने इस 20 की तरफ जाना है, तो टोटल वैल्यूज़ कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 7 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो अगर साइज ऑफ द लिस्ट या सॉरी नंबर ऑफ नोड टोटल n है, तो आपको n कंपैरिजन करने पड़ेंगे। तो ये बाइनरी सर्च ट्री तो हमने इसलिए रखा था कि हमारी सर्चिंग आसान हो जाए, हम एक ही वक्त में आधी वैल्यूज़ को बाईपास कर सकें। यहाँ तो ये लीनियर सर्च की तरह हो गया भाई, हाइट ऑफ ट्री n-1 है, ठीक है। तो और ये टोटल कंपैरिजन बन रहे हैं n कंपैरिजन, तो Tn = ऑर्डर ऑफ n, तो ये तो लीनियर सर्च है, ना कि बाइनरी सर्च की तरह एफिशिएंट, तो एफिशिएंट ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस कर देंगे। अच्छा, बैलेंसिंग कैसी होगी इसको तो हम बाद में देखते हैं, बस आप फिलहाल ये समझें कि हमने डाटा को इस तरह से रीअरेंज किया है कि अब हम उसको अगर देख रहे हैं, पहले 10 इंसर्ट किया, फिर 7 इसके लेफ्ट पे आया, 14 उसके राइट पे गया, 20 14 के राइट पे गया, 1 7 के लेफ्ट पे गया, फिर 5 1 के राइट पे गया, फिर 8 7 के राइट पे गया। अब देखें वैल्यूज़ वही हैं लेकिन लेवल कितने हैं, और टोटल स्पेस जो एक्स्ट्रा लगी है हमारी वो 1 और 2, सिर्फ 2 एरे की लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे हमें लिखना होगा नल, ठीक है। और ये कितने कंपैरिजन मैक्सिमम चाहिए हमें किसी भी वैल्यू को सर्च करने में, क्योंकि ट्री की हाइट ही मैक्सिमम 3 है, तो इसका मतलब 3 कंपैरिजन चाहिए, ठीक है। तो log of 7 is 3 point something, तो ये इट्स अबाउट log of n, हाइट ऑफ जो ट्री तकरीबन बैलेंस्ड या कंप्लीट होता है तो उसकी हाइट बाइनरी, अगर वो बाइनरी ट्री है तो log of n⁻² होती है। तो ये अब यहाँ पे हमारी जो सर्च है ये एफिशिएंट हो गई, ये तकरीबन बाइनरी सर्च के इक्विवेलेंट हो गई। तो इसलिए आप ये अंदाज़ा लगाएं कि बाइनरी सर्च ट्री
जो है हमारे पास, ये बैलेंस भी हो सकते हैं और अनबैलेंस भी हो सकते हैं। अनबैलेंस में टाइम कम्प्लेक्सिटी यानी स्पेस तो वैसे ही लग रही है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तो दोनों तरह से नुकसान है। एक तो होता है ना, एक तरफ से फ़ायदा हो और एक तरफ से नुकसान हो तो चलो चल जाता है, यहाँ ऐसी बात ही नहीं है कोई। और बैलेंस ट्री के अंदर आपकी स्पेस भी एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रही है और आपका टाइम भी बच रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री की कितनी अहमियत है। तो अब जगह आपको ये समझ में आ गया कि बाइनरी सर्च ट्री की कितनी अहमियत है और वाकई ट्रीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर ट्री बैलेंस नहीं होता तो क्या कुछ हो सकता है। तो अब आप ये चीज़ इतनी समझ लीजिए, हम पूरी डिटेल में उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना ही जानना फ़िलहाल आपके लिए काफ़ी है कि आपके पास कई एल्गोरिथम्स हैं, कई तरह की जो है अल्ट्रेशंस हैं बाइनरी सर्च ट्री पर, जो कि इस ट्री को यानी अनबैलेंस को बैलेंस बना देती हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास हैं रेड ब्लैक ट्रीज़ हैं, एवियल ट्रीज़ हैं, और भी बड़े तरह के ट्रीज़ हैं, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा हैं, दसियों हैं ऐसे, ठीक है ना। तो ये जितने भी एल्गोरिथम हैं ये अनबैलेंस ट्री को बैलेंस बना देते हैं। यानी अगर हम किसी ट्री को शुरू से ही एज अ रेड ब्लैक ट्री या एवियल ट्री के तौर पे हम उसके एल्गोरिथम के मुताबिक वैल्यूज़ को ऐड करें तो वो उसको बैलेंस में रखता है, ठीक है। जहाँ भी ज़रा सी चीज़ भी इम्बैलेंस हुई वो ट्रीज़ को रोटेट वगैरह करके एवियल ट्रीज़ की फॉर्म में तो उसको बैलेंस कर देता है, ठीक है ना। तो हमें एक अच्छी सर्च यानी सर्च में हमें टाइम वाइज ज़्यादा कॉस्ट सर्फ नहीं करनी पड़ती और स्पेस वाइज भी, ठीक है ना। तो ये खुलासा है टाइम कम्प्लेक्सिटी का, ठीक है। तो सर्चिंग करने के लिए बेस्ट केस तो ये है कि जो पहली वैल्यू है वही आप सर्च कर रहे हैं, तो जाहिर बात है, ठीक है। और वर्स्ट केस क्या है कि ऑर्डर ऑफ n, और एवरेज केस क्या है कि अगर आप बाइनरी सर्च ट्री है तो एवरेजली आपका बाइनरी सर्च ट्री ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही अनबैलेंस्ड हो, वो अनबैलेंस्ड और बैलेंस के दरमियान होगा, तो दैट इज़ अबाउट लॉग ऑफ n टाइम। इस तरह इंसर्शन और डिलीशन में भी इतना ही टाइम लगता है, ठीक है। इन कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने के बाद, समझे, रिवीजन करने के बाद अब हम आ जाते हैं हीप की तरफ, ठीक है। असल में हम जाना इधर ही चाह रहे थे क्योंकि हमने हीप सॉर्ट नहीं पढ़ा हुआ था, तो जब तक हमें हीप का पता नहीं होगा हम हीप सॉर्ट कैसे पढ़ेंगे। तो देखो, हीप भी एक बाइनरी ट्री होता है। देखो, मैं बाइनरी सर्च ट्री नहीं कह रहा हूँ, बाइनरी ट्री कह रहा हूँ, तो फ़र्क समझिएगा। लेकिन वो या तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। पहली प्रॉपर्टी उसकी क्या है कि हीप एक बाइनरी ट्री है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये एब्सोल्युटली कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। इनमें फ़र्क बताता हूँ आपको मैं। और तीसरी चीज़ क्या कि ये मिनिमम या मैक्स हीप में से किसी की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। वो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास हीप जो है दो तरह के हैं, एक मिन हीप और एक मैक्सिमम हीप। मिनिमम हीप वो है जिसमें हर पेरेंट नोड की वैल्यू अपने चाइल्ड नोड से कम हो, हर पेरेंट नोड की वैल्यू चाइल्ड नोड से कम हो, तो वो मिनिमम हीप होगा। और मैक्सिमम हीप वो ऑलमोस्ट या एब्सोल्युटली कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसमें हर पेरेंट नोड आपकी वैल्यू अपने चाइल्ड नोड से ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप कन्वीनियंस के लिए हम एरेज को इस्तेमाल करेंगे। क्यों? जब हमारे पास बाइनरी सर्च ट्रीज होते हैं, सॉरी, कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्रीज होते हैं, तो उसमें स्पेस ज़रा बराबर खर्च नहीं होती, यानी कोई एक भी वैल्यू ऐसी नहीं होती जहाँ पे हमें नल पुट करना हो। तो और ज़्यादा पॉइंटर तो स्टोर वैसे भी नहीं करने, तो बिल्कुल इंतहाई एफिशिएंटली हम जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एरेज के अलावा इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसको लिंक लिस्ट के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना अब थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी, हम इसको एरेज के फॉर्म में ही डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब पहले मैं आपको फ़र्क बता दूं कि जी कंप्लीट और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या फ़र्क है। देखो, कंप्लीट बाइनरी ट्री वो है जिसके किसी भी लेवल में कुछ मिसिंग नहीं है। देखो, पहले लेवल में एक ही आ सकता है तो देखो एक ही मौजूद है, अगले लेवल में दो आ सकते हैं तो दो मौजूद हैं, तीसरे लेवल में चार आ सकते हैं तो चार मौजूद हैं, कोई मिसिंग नहीं, अगले लेवल में आठ आ सकते हैं तो आठ मौजूद हैं, कुछ मिसिंग नहीं होता इसमें। ऑलमोस्ट कंप्लीट में क्या होता है कि देखें, पहले लेवल में एक, ठीक है, दूसरे में दो, ठीक है, तीसरे में चार, ठीक है,
अगले में गुंजाइश कितने की थी, 8 की, लेकिन 3 है, लेकिन वो तीनों एक तरतीब से हैं, इन तीनों के दरमियान में कुछ मिसिंग नहीं है, और ना ही एक लेवल पूरा किए बगैर आप अगले लेवल पे गए हैं, तो इसको भी ऑलमोस्ट कंप्लीट समझा जाता है। अच्छा, इसका अगर आप कंट्रास्ट करेंगे इनकम्प्लीट से, तब आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। देखें ये जो है राइट साइड पे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी है, क्यों, पहले लेवल पे सब पूरा, दूसरे लेवल पे सब पूरा, और जब तक दूसरा लेवल पूरा नहीं हुआ हमने तीसरा लेवल शुरू नहीं किया। और तीसरे लेवल में देखो बी के 2 नोड्स होने चाहिए, टोटल नोड्स हैं 3, तो बी के 2 और सी का लेफ्ट सही है। यहाँ पे देखो ये दरमियान में एक पॉसिबल नोड बन सकती थी, तो अब ये इनकम्प्लीट है। देखें यहाँ एफ तक, ए से एफ के दरमियान कोई और नोड बन नहीं सकती थी, तो ये इस लिहाज से कंप्लीट है। हाँ, वो लेवल पूरा नहीं है, तो उस लिहाज से हम इसको एब्सोल्युटली कंप्लीट नहीं कह रहे, ऑलमोस्ट कंप्लीट कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ए और एफ के दरमियान कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई नोड बन सके, किसी का लेफ्ट राइट चाइल्ड मिसिंग नहीं है दरमियान में, यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि इनकम्प्लीट और ऑलमोस्ट में क्या फ़र्क है। तो अब ये जो ऑलमोस्ट कंप्लीट और एब्सोल्युटली कंप्लीट होता है, इन दोनों ये तकरीबन एक तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब आपको मिनिमम मैक्सिमम हीप मैंने बता दिया था कि ये इनपुट है मिसाल के तौर पे, तो अगर हम इसको इस तरह से अरेंज कर लें तो मिनिमम हीप होगा, क्यों, 10 के 2 चिल्ड्रन है, 14, 10 अपने दोनों चिल्ड्रन से छोटा है, 19 के 2 है, 42, 27, 19 दोनों से छोटा है। तो हर पेरेंट नोड जिस तरह 14 26 और 31 से छोटा है, 31 33 से छोटा है, 26 44 35 से छोटा है, हर पेरेंट नोड अपने चिल्ड्रन से छोटी है। और मैक्सिमम हीप में बिल्कुल इसके अपोजिट, हर पेरेंट नोड अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ी होगी। तो ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज समझो, ये आपके काम आएंगी। जैसे एरे की इम्प्लीमेंटेशन जब हमने की थी बाइनरी, तो हमने देखा कि लेफ्ट राइट चाइल्ड के इंडेक्स कैसे लेंगे भाई। करंट इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसका लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस मिल जाएगा, इंडेक्स मिल जाएगा। अगर उसमें 1 प्लस कर देंगे, यानी 2 × i+1 कर देंगे, तो आपको राइट का मिल जाएगा। कोई भी पेरेंट नोड है उसको 2 से डिवाइड करके उसका फ्लोर फंक्शन ले लेंगे, सॉरी कोई भी चाइल्ड नोड है तो n/2 या i/2 और फ्लोर फंक्शन, तो ये आपको उसका पेरेंट नोड मिल जाएगा। तो ये ऐसे फार्मूले काम आ जाते हैं बिल्कुल, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ख़ास तौर पे। तो इसी तरह ये कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें आगे चल के टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने में बड़ी हेल्पफुल साबित होंगी, ठीक है। तो ये समझिएगा। देखो हीप हमें पता है कि एक एब्सोल्युटली कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। मैं ये साथ साथ आपको समझा भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, मैं समझा भी रहा हूँ आपको। देखो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर एक ट्री की हाइट h है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स का ये फार्मूला है। मिसाल के तौर पे इस ट्री की हाइट, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात हो रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट की नहीं, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इसकी हाइट कितनी है, 1 2 3, तो 2 पावर 3 + 1 दैट इज़ 2 पावर 4, 2 पावर 4 इज 16, -1 15। तो आप इन नोड्स को काउंट कर लें, 15 नोड्स ही होंगे इनमें, ठीक है। तो ये फार्मूला है बड़ा इसका आसान सा। अच्छा, अब अगली चीज़ है जो दोनों में चलेगी, कंप्लीट बाइनरी ट्री में भी और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में भी, ठीक है, कि अगर n नोड्स हैं किसी भी कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में, तो उस ट्री की हाइट कितनी होनी चाहिए। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है। तो हमने कहा जी इसका सिर्फ लेने लॉग लेने, तो 15 का लॉग आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग, तो उसका फ्लोर फंक्शन इज़ 3, तो हाइट इज़ 3। और ये सिर्फ 15 का नहीं, 15 14 13 12 और ये 11 10 9 जो भी है, 8 से लेकर 15 तक, अगर इन सब का लॉग जो है वो 3 पॉइंट समथिंग आता है, और 4 5 6 8 इन सब का लॉग टू द बेस 2 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। और 2 और 3 इनका लॉग जो है ये 1 पॉइंट समथिंग आता है, और 1 है इसका लॉग आता है 0। तो जाहिर बात है यहाँ अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो हाइट 0 हो जाती है, और ये यहाँ भी काम करेगा, ठीक है ना, ये दोनों में काम करता है ये। अच्छा, अब एक और फार्मूला
जो दोनों में काम करेगा वो क्या है कि नंबर ऑफ लीफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री और एब्सोल्युटली कंप्लीट बाइनरी ट्री कितने हैं? अपने कहा जी देखो टोटल नंबर ऑफ नोड्स है n, आप उसको 2 से डिवाइड करके फ्लोर फंक्शन ले लो, 1 उसमें ऐड कर दो, तो वहाँ से लेकर n तक जो भी इंडेक्स है ये इंडेक्स होगा लीफ नोड्स का। मिसाल के तौर पे यहाँ आप देख रहे थे टोटल 15 है, तो 15 डिवाइड बाय 2 व्हाट इज इट 7.5, तो फ्लोर फंक्शन 7 प्लस 1 8, तो 8 टू n मीन 15, 8 टू 15 लीफ नोड्स होंगे इसमें। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 10 11 12 13 14 15 ये सारी लीफ नोड्स हैं, फ्रॉम 8 टू 15 लीफ नोड्स हैं। अच्छा ये यहाँ भी काम करेगा, यहाँ पे कितनी नोड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखें 10 डिवाइड बाई 2 5 प्लस 1 6, तो 6 टू n यानी 6 टू 10 लीफ नोड्स होंगे। देख लें 1 2 3 4 5, यहाँ तक कोई लीफ नोड नहीं है, ये 6, तो 6 7 8 9 10, तो 6 से 10 तक हमारे पास लीफ नोड है। तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के फार्मूलाज हैं जो हमारे काम आ सकते हैं और ये आगे एल्गोरिथम में काम भी आएंगे हमारे। अच्छा अब आगे है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट हाइट h। देखिए अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोड 15 है और आप ये जानना चाहते हैं कि इस हाइट पे, हाइट 0 पे टोटल नोड्स कितने हैं, तो आप इधर हाइट में 0 पुट करें, n में 15 है, तो आपको पता चलेगा टोटल मैक्सिमम जो है ये 8 आ सकते हैं। तो ये दोनों में काम करेगा, क्यों, इसे ये तो वैसे ही फुल है लेकिन ये फुल हो सकता है। हमने कहा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट दिस हाइट, तो हाइट 0 पे यहाँ भी मैक्सिमम 8 हो सकते थे, हैं नहीं कोई मसला नहीं, और यहाँ तो वैसे ही 8 हैं, ठीक है। और अगर आप हाइट 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे आपके पास आंसर आएगा 4, और अगर आप हाइट जो है वो 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3, हाइट 3 पुट करेंगे आंसर आएगा 1, ठीक है। n 15 हो ये ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। ये कुछ आसान से फार्मूला था, आप इनको वैलिडेट भी कर सकते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल के ज़रिए, और ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, इससे आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं एग्जाम में, तो चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अच्छा अब हम हीप के ऊपर परफॉर्म होने वाले कुछ फंक्शंस की बात करते हैं। देखो हीप बनाना पड़ता है, जाहिर बात है, सिंपल एरे अगर आपको दी है तो लाजमी नहीं वो हीप की फॉर्म में हो, ठीक है, वो हो सकता है हीप की फॉर्म में ना हो, तो आपको उसको हीप बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आएगा बिल्ड मैक्स हीप, लेकिन वो बिल्ड मैक्स हीप का जो फंक्शन है जो किसी भी एरे को हीप बनाता है, हीप की फॉर्म में लेकर आता है, उसकी अरेंजमेंट इस तरह की कर देता है कि हर पेरेंट नोड की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अगर मैक्स हीप है तो चाइल्ड नोड से ज़्यादा हो, तो ये जो बिल्ड मैक्स हीप फंक्शन होगा ये एक और छोटे से फंक्शन, छोटा तो नहीं खैर, अच्छा खासा हट्टा कट्टा फंक्शन है ये, तो उसको कॉल करता है और उसका नाम है मैक्स हैप्पीफाई। अब ये मैक्स हैप्पीफाई फंक्शन है, पहले हम इसको समझ लेते हैं इसकी वर्किंग को, और फिर हम देखेंगे हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं बिल्ड मैक्स हीप के लिए, हीप बनाने के लिए, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो पहले इसको देख लीजिए। अच्छा ये एल्गो तो इधर लिखा हुआ है, तो एल्गो जब तक हम आइटरेट नहीं करते एल्गो की ज़्यादा अच्छी तरह से समझ नहीं आती, तो इसको मैं किसी एक एरे के ऊपर आइटरेट करके ही बताता हूँ। देखिए हमारे पास ये एक एरे है जो बिल्कुल हीप की फॉर्म में नहीं है, अगर आप इसको ड्रा करना चाहे तो आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि 1 5 9 2 8 7 3 4, तो ये कि 1 5 9 2 8 7 3 4 ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। हम चाह रहे हैं कि हम देखो एल्गोरिथम है मैक्स हैप्पीफाई ए आई, तो आई कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसके मुताबिक आप इसे हैप्पीफाई करना चाह रहे हैं। हैप्पीफाई का मतलब ये है कि ये जो आई वाली नोड है ना, यानी जहाँ भी आई पॉइंट कर रहा है, चाहे पहली को, दूसरी को, तीसरी को, किसी को भी, वहाँ हीप की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हो, और अगर इसको फॉलो करते करते कहीं इसकी वजह से कहीं हीप की प्रॉपर्टी आगे चल के वायलेट हो रही है तो उसको भी हम ठीक कर दें। मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। सारे ट्री को हीप बनाने का ठेका इसने नहीं लिया, ये याद रखिएगा। ये सिर्फ इस चीज़ का जिम्मेदार है कि जिस वैल्यू के ऊपर मुझे कॉल किया गया है, जिस नोड के ऊपर, वो नोड अब यानी इस फंक्शन के अप्लाई होने के बाद मैक्स हैप्पीफाई की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करें, और इस
प्रोसेस के करने में अगर इसकी वजह से, एक चीज़ को ठीक करने की वजह से, इसकी वजह से कहीं और इस प्रॉपर्टी के ऊपर फ़र्क आ गया है, एक चीज़ को ठीक करते करते दूसरी चीज़ ख़राब हो गई है, तो उसको भी ये ठीक करेगा, लेकिन सारे ट्री की जिम्मेदारी नहीं लेगा। इस चीज़ को जहन में रखिएगा, ठीक है। तो सपोज़ हम इसको रूट नोड पे कॉल करते हैं, ठीक है, और हमने इसको रूट नोड पे कॉल किया, तो हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए रूट नोड पे हम इसको कैसे कॉल करेंगे। तो हमने आई, सपोज आई इज़ 1, ठीक है। तो अब देखें पहली स्टेटमेंट, हम इसके लेफ़्ट और राइट चिल्ड्रन फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला आपके पास है 2 इंटू आई और 2 इंटू आई प्लस 1, मैंने पहले आपको बताया था, अभी ये चीज़ें सारी रिकॉल हो रही होंगी। अच्छा, अब जो अगली स्टेटमेंट है ना, इसमें आप असल में अगली जो 2 कंडीशन है इफ़ स्टेटमेंट, उसमें आप ये देखना चाह रहे हैं कि इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है। तो अगर इन तीनों में जो भी मैक्सिमम होगा, देखें ऊपर तो उसी को जाना चाहिए ना, ठीक है। तो हम इन तीनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले हम इस ए आई को लेफ़्ट वाले से कंपेयर करेंगे, ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा था, ठीक है ना। तो या तो एल मैक्सिमम आएगा या आई मैक्सिमम आएगा, चलो जो भी इनमें आए मैक्सिमम, फिर हम उसका मुकाबला करेंगे इससे। तो अगर ये मैक्सिमम था तो इसको मैक्सिमम समझेंगे, अगर उन दोनों में से कोई सा तो उसी को समझेंगे। तो अब सपोज़ मैं इन तीनों में से इन 2 कंडीशन के बाद हमें मैक्सिमम पता चल जाएगा। हमें पता है कि 9 है तो मैक्सिमम 9 होगा। अब उस 9 को ऊपर जाना चाहिए, तो ये 9 को और 1 को हम स्वैप कर देंगे, तो 1 नीचे और 9 ऊपर आ जाएगा। तो 9 यानी ये ith लोकेशन जो थी यहाँ पे, तो हैप्पीफाई की प्रॉपर्टी काम कर गई, क्यों, बड़ी वैल्यू ऊपर आ गई, और इसके दोनों चिल्ड्रन उससे छोटे हैं 5 और 1। लेकिन इस 1 की वजह से इसके जो नीचे वाले 2 चल रहे हैं इससे बड़े हैं, या काम ख़राब हो गया है। तो देखें नीचे मैक्स हैप्पीफाई दोबारा कॉल हो रहा है मैक्स पे मतलब जहाँ जो अभी मैक्स है, जो बाद में स्वैप हो गया, तो वहाँ पे कॉल हो रहा है। ये इसलिए कि इसने अगर यहाँ कोई गड़बड़ किया तो उसको भी ठीक कर दे, अनटिल इट रीचेज द लीफ नोड। हाँ, इस तरफ अगर कोई मसला है तो उसको नहीं देखेगा, ये पूरे ट्री की जिम्मेदारी नहीं है। देखें 4 और 2 यहाँ भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है, 5 और 8 यहाँ भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं है। कहता है जी नहीं, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैंने जिस नोड के ऊपर कॉल हुआ था उसका ज़िम्मेदार हूँ, या मेरी वजह से अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो उसका ज़िम्मेदार हूँ, और मैं कुछ नहीं करूँगा। ज़्यादा है मसला तो मुझे बार बार सब नोड्स पे कॉल कर लो, मैं आपको जो है हीप बना के दे दूँगा। और ऐसा ही हो रहा है अगले फंक्शन में, यानी बिल्ड मैक्स हीप में हम मैक्स हैप्पीफाई को सारी नोड्स के ऊपर कॉल कर रहे हैं, तो बारी बारी, तो वो चूँकि सारी नोड्स अपनी तरतीब में आ रही हैं तो वो हीप बन रहा है। तो असल जान जो है बिल्ड मैक्स हीप की वो यही फंक्शन है हैप्पीफाई। अब ये काम कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ 2 कंडीशन ऐसी हैं जो भी आपको थोड़ी सी समझना पड़ेंगी, ये वाली और ये वाली। देखिए ये जो नोड है हमारे पास 7, जो 6 लोकेशन पे है, क्या इसका कोई लेफ़्ट और राइट चाइल्ड है? नहीं है ना। तो देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर हम इस नोड के ऊपर कॉल करते हैं 7 के ऊपर, ठीक है, तो 7 का जो इंडेक्स है वो 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 12, तो यहाँ तो कैलकुलेट हो जाएगा 12। इस कंडीशन का फ़ायदा ये है कि हम ये चेक करेंगे कि वाकई कोई इसका चाइल्ड भी है कि नहीं। तो हीप साइज़ हमारे पास इस एरे की लेंथ है, एरे की लेंथ है 8, तो हीप साइज़ है 8। तो हम ये चेक करेंगे ये जो आपने लेफ़्ट और राइट के इंडेक्स निकाले हैं, क्या वो एरे की बाउंड से बाहर तो नहीं निकल गए? अगर बाहर निकल गए हैं, इफ़ दे आर नॉट लेस देन इक्वल टू हीप साइज़, ठीक है, चाहे वो लेफ़्ट चाइल्ड हो या राइट चाइल्ड हो, ये दोनों आप चेकिंग कर रहे हैं, तो भाई समझो वो चाइल्ड है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो बस वहाँ मैचिंग की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक चाइल्ड ही नहीं है, तो उसके साथ आप मैच कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, तो बस छोड़ दें, ठीक है ना। तो ये कंडीशन बड़ी वाइटल है। आप तो समझ तो आ गई होगी कि इन 2 इनका फ़ायदा क्या है, ठीक है। अच्छा, अब पहले स्टेप में आपने लेफ़्ट और राइट इंडेक्स को देखा, फिर आपने देखा कि वो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, तो देखिए कोई भी आउट ऑफ बाउंड नहीं है, तो ये कंडीशन तो भी फ़िलहाल कोई काम नहीं करेगी। असल जो चेक हो रहा है वो ए ऑफ एल इज़ ग्रेटर दैन ए ऑफ आई। आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो आपने कहा जी ए ऑफ एल अगर ग्रेटर है तो मैक्स यहाँ पे आएगा, और नहीं है तो इसका मतलब आई वाली वैल्यू ग्रेटर थी तो मैक्स यहाँ पे आ जाएगा। हमें पता है ये वैल्यू ग्रेटर है तो मैक्स यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो इन दोनों में तो हमें मैक्सिमम पता चल गया,
ठीक है। अब जब ये छोटा है तो इसको इससे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, इस मैक्सिमम को कंपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है कि भाई इन दोनों में जो भी मैक्सिमम था उसको अब हम इससे कंपेयर करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाली वैल्यू इससे भी मैक्सिमम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ए ऑफ आर इज़ ग्रेटर दैन ए ऑफ मैक्स, इन दोनों में जो भी ए ऑफ मैक्स होता, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मैक्स लिखा। ठीक है, तो यस 9 इज़ ग्रेटर दैन, इसका मतलब कि मैक्स इज इक्वल टू आर, तो मैक्स यहाँ पे। अब इन तीनों में हमें पता चल गया कि मैक्स ये है, इस 9 को ऊपर जाना है। अच्छा, हो सकता है कि ये दोनों इससे छोटे होते, शुरू में ही कोई मसला ना होता तो प्रॉपर्टी पहले ही सेटिस्फाई होती, तो ये दोनों कंडीशन, ये भी फॉल्स होती, ये भी फॉल्स होती, तो मैक्स आई की तरफ पॉइंट कर रहा होता। तो अगर मैक्स और आई एक ही हैं, यानी आई खुद ही मैक्सिमम है, तो इस आई को अपने आप से स्वैप करने का मकसद नहीं था। ठीक है, तो और उसने कोई चूँकि गड़बड़ भी नहीं की तो दोबारा से हैप्पीफाई कॉल करने का भी मकसद नहीं था, तो इसलिए ये कंडीशन हमने इसलिए लगाई है कि भाई अगर आई ही मैक्सिमम है तो ये दो काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? स्वैपिंग की भी ज़रूरत नहीं है अपने आप से, सेल्फ स्वैपिंग का तो फ़ायदा ही नहीं, और चूँकि उसने गड़बड़ नहीं की तो दोबारा से इसको कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो लेकिन यहाँ हमें पता है कि मैक्स वो वैल्यू नहीं है जो आई पे है। ठीक है ना, आई पे जो वैल्यू है 1 है और मैक्स पे जो वैल्यू है वो 9 है, तो ये अलग है, इनको हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी, तो हमने इनको स्वैप कर दिया। ठीक है, आप एरे में भी देख लें स्वैपिंग को शो किया जा रहा है और यहाँ भी। अब हो सकता है यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई हो, हमें पता है, कंप्यूटर को तो नहीं पता, तो हम उसको बताते हैं कि भाई अगर तुमने कुछ स्वैपिंग की है तो जिस जगह स्वैपिंग की है, जहाँ पे अभी मैक्स पॉइंट कर रहा है वहीं से स्वैपिंग की है, ये तो इसका मसला तो हल हो गया, यहाँ गड़बड़ हो सकती है तो चेक कर लेना। तो हमने कहा जी दोबारा कॉल कर लेते हैं। तब दोबारा कॉल किया तो जाहिर बात है चूँकि जो जिस इंडेक्स के साथ ये कॉल हो रहा है उसको हम आई कंसिडर करते हैं, तो हमने इसको समझा ये आई है, मैक्स तो पहले ही इधर ही था। अब इसका लेफ़्ट और राइट चाइल्ड हम कैलकुलेट करते हैं। लेफ़्ट और राइट चाइल्ड कैलकुलेट किया, और लेफ़्ट और राइट चाइल्ड चूँकि लिमिट के अंदर है तो वो हीप साइज से एक्सीड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने चेक करने तीनों में मैक्सिमम कौन सा है। तो ए ऑफ एल इज़ ग्रेटर दैन ए ऑफ आई, यस इट इज़ ट्रू, तो मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ए ऑफ एल यानी ए ऑफ मैक्स को ए ऑफ आर के साथ, तो क्या ए ऑफ आर ग्रेटर है ए ऑफ मैक्स से? नहीं है, तो कोई मसला नहीं। अब हम चेक करेंगे कि क्या आई ही तो मैक्सिमम नहीं है? नहीं है जी, तो हम दोबारा से स्वैपिंग करेंगे आई ऑफ मैक्स की ए ऑफ आई की ए ऑफ मैक्स के साथ, तो 7 और 1 स्वैप हो जाएंगे। अब जब ये स्वैप हो गए, हमने कहा जी यहाँ चूँकि हमने स्वैपिंग की है इसका मसला तो हल हो गया, उसका पहले से हम हल कराए थे। अब ये देखने का इसने तो कहीं यहाँ पे तो कहीं कोई नहीं की, गड़बड़ नहीं की। ठीक है, तो हम इसलिए यहाँ पे दोबारा मैक्स हैप्पीफाई कॉल करेंगे। अब कॉल करेंगे तो आई इसी को पॉइंट करेगा। अब इसके देखें, ये जो आई है इस वक्त 6 इंडेक्स पे है, तो इसका लेफ़्ट और राइट चाइल्ड जब निकलेगा तो वो निकलेगा 16 और 13, तो जो कहीं और मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, बहरहाल वो हीप साइज से बाहर है, तो पहली कंडीशन चेक ही नहीं होगी, क्योंकि यानी कंडीशन जो चेक होगी मतलब उसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो एल्स पोर्शन में जाएगा। इसका मतलब फ़िलहाल आई ही मैक्स है। ठीक है, उसका लेफ़्ट चाइल्ड ही नहीं है, जब लेफ़्ट चाइल्ड ही नहीं है तो उससे कंपेयर करके उसको बड़ा नहीं बनाया जा सकता, यही बड़ा है। फिर हम उसका राइट चाइल्ड देगा, राइट भी नहीं है, मज़े की बात यहाँ पे तो। ठीक है, तो इसका मतलब यही बड़ा है। तो जब यही बड़ा है तो हमें कुछ भी नहीं करना, ना स्वैपिंग करनी है और ना ही दोबारा रिकर्सिवली मैक्स हैप्पीफाई को कॉल करना है, तो असल में यही एंकर कंडीशन भी है। ठीक है, दोबारा मैक्स हैप्पीफाई कॉल नहीं होगा, रिकर्जन ख़त्म, एंकर कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, और जी हैप्पीफाई हो गया। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई। अब देखें, ये हम बात पहले कर चुके हैं कि अगर हम इस मैक्स हैप्पीफाई फंक्शन को हर नोड के लिए कॉल करें तो हम अपने ऑर्डिनरी एरे को मैक्सिमम हीप की फॉर्म में बना सकते हैं। लेकिन एक बात बताएं, लीफ नोड के तो लेफ़्ट राइट चिल्ड्रन होते ही नहीं है, तो अगर हम उस पर कॉल भी करेंगे मैक्स हैप्पीफाई तो पहली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी और ये भी कुछ नहीं करेगी, तो असल में कुछ करेगा नहीं, फालतू में कुछ कंपैरिजन करेगा और बस, कुछ भी नहीं। तो क्या लीफ नोड्स के ऊपर खामखा में मैक्स हैप्पीफाई को कॉल करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। सो देयर इज़ नो नीड टू कॉल इट ऑन द लीफ नोड्स, एज ईच लीफ नोड ऑलरेडी सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमम। जी एक ही एलिमेंट है तो वो मैक्सिमम हीप की प्रॉपर्टी वैसे ही सेटिस्फाई करता है, जब उसके चिल्ड्रन ही नहीं है तो अपने वो चिल्ड्रन से बड़ा भी है छोटा भी है। ठीक है, अब
अब देखिए हमें पता है, हमने अगर आपको याद हो पिछली कुछ स्लाइड्स पहले, तो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ लीफ नोड्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वो आपको मैंने बताया था n/2 + 1 से n तक होते हैं। तो टोटल नोड्स हमारे पास कितने हैं, 1 से n तक। तो उनमें से n/2 + 1 से n तक जो है वो तो लीफ नोड है। इसका मतलब इससे पहले जो बाकी हैं, यानी फ्रॉम 1 to n/2 फ्लोर फंक्शन, ये सारे नॉन लीफ नोड्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इनके ऊपर हमें कॉल करना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे यही कि जो हमारे पास वो है फंक्शन है, जो हमारे पास हीप है, जो हमारे पास एरे है, जिसको हमने यहाँ हीप की फॉर्म में, ट्री की फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो हम इसके लीफ नोड्स को छोड़ के, यानी इन 4 नोड्स को छोड़ के बाकी 1 2 3 4 नोड्स के ऊपर कॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ 2 टेक्निक्स हो सकती हैं। एक तो ये कि आप पहले रूट नोड पे कॉल करें 9 पे, फिर 5 पे, फिर 7 पे, फिर 2 पे। लेकिन उससे बेहतर टेक्निक क्या है, क्योंकि उसमें गलतियां हो सकती हैं, कि आप 2 से शुरू करें। क्यों? अगर आप 9 से शुरू करते हैं ना, और 9 ने 7 से किया, 7 ने 3 से किया, बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो यहाँ वाला तो पोर्शन रह गया। तो हो सकता है कि आप यहाँ से एक वैल्यू हो 10 हो, तो इसको आपने 9 वाले को अपनी तरफ से ओके कर दिया, 5 वाले को ओके कर दिया, 7 वाले को ओके कर दिया, और जब वो 2 पे आए तो नीचे वैल्यू थी 10। तो 10 तो ऊपर चली गई, लेकिन उसको तो यहाँ पे होना चाहिए था। तो इसका मतलब कि फ्रॉम 1 to n/2 वाली अप्रोच ठीक नहीं है, फ्रॉम n/2 to 1 वाली अप्रोच ठीक है। उससे होगा ये कि अगर हम लूप को रिवर्स में रन करते हैं, पहले आखिरी वाली नॉन लीफ नोड को, ताकि अगर कोई वैल्यू बढ़ी है तो अभी से ऊपर आ जाए, फिर सेकंड लास्ट को, फिर थर्ड लास्ट को, फिर 1 को, ताकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर कोई वैल्यू किसी कोने खुदरे में, किसी लीफ नोड में सबसे बड़ी वैल्यू थी भी, तो वो ऊपर आ जाए। तो इसलिए हम लूप को रिवर्स ऑर्डर में रन करेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो वी विल कॉल दिस फंक्शन नॉट फ्रॉम 1 to n/2 बट फ्रॉम n/2 to 1, so that as we move above the lower nodes are already मैंने कि दे सेटिस्फाई द मैक्स हीप प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बिल्ड मैक्स हीप का एल्गो बड़ा ही मुन्ना चुन्ना सा और बड़ा ही सिंपल था। क्या? ये फॉर i = n/2 to 1 कॉल मैक्स हैप्पीफाई, बस। तो असल जान जो है वो मैक्स हैप्पीफाई फंक्शन है। जैसे मर्ज सॉर्ट में मर्ज और क्विक सॉर्ट में प्लेस एंड डिवाइड। तो यहाँ देखिए, ये जो 4 नोड्स हैं, जो लीफ नोड्स हैं, इनका तो कंसर्न ही नहीं है। हम पहले 2 पे कॉल करेंगे, फिर 7 पे, फिर 5 पे, फिर 9 पे, और हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा मैक्स हैप्पीफाई फंक्शन कैसे काम करते हैं, मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा से उसको सिमुलेट नहीं करूँगा, ठीक है। तो हमें पता है i रन फ्रॉम n/2 to 1, ठीक है। ये i की वैल्यू पहले यहाँ होगी, तो पहले 2 के लिए मैक्स हैप्पीफाई को कॉल करेगा, ठीक है। मैक्स हैप्पीफाई को कॉल करेगा, 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, बात ख़त्म। ये तो हो गया। फिर चूँकि n/2 से 1 की तरफ जा रहा है, तो वैल्यू i की यहाँ पे आ जाएगी 9 पे। अब देखें 9 वैसे ही बढ़ा है, तो ये पहले से सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अपने दोनों चाइल्ड से भरा है, तो ये तो हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि 8 इसका चाइल्ड बढ़ा है, तो हम 8 को 5 से यहाँ पे 5 पे मैक्स हैप्पीफाई कॉल करेंगे, तो 8 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। चूँकि यहाँ पे स्वैपिंग हुई, तो मैक्स हैप्पीफाई अपने तौर पे 5 को भी चेक करेगा, लेकिन चूँकि इसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो बात ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब देखें, इसके 2 चिल्ड्रन हैं, 8 और 9। जो लार्जेस्ट है मैक्स हैप्पीफाई, उसी से इसको स्वैप करता है, तो 9 से स्वैप करेंगे। 9 से स्वैप किया। अब देखें 9 से तो स्वैप कर दिया, मैक्स हैप्पीफाई जहाँ से स्वैप किया उसके ऊपर दोबारा इसीलिए फंक्शन रिकर्सिवली कॉल करता है कि उसने आगे कोई गड़बड़ ना कर दी हो। ये तो ठीक हो गया, लेकिन देखें जहाँ से स्वैपिंग हुई वहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे मैक्स हैप्पीफाई की प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई, क्योंकि इसके दोनों चिल्ड्रन इससे बड़े हैं, कोई एक भी नहीं। एक भी होता तो प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती, तो इसलिए रिकर्सिवली यहाँ भी कॉल होता है, ठीक है। तो अब उसने दोबारा से उसको एडजस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास इस तरह से हीप बन जाएगा। अच्छा, देखिए हमारे पास हीप बन गया है। हमने जाना है आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ? हीप सॉर्ट की तरफ।
तो पहला प्रॉब्लम तो था कि भाई हीप सॉर्ट तो हीप के ऊपर काम करेगा ना। तो आपको सिंपल एरे दी है कि भाई आप इसको जो है वो कर दो, इसको सॉर्ट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपने कहा भाई मैं हीप सॉर्ट कैसे अप्लाई करूं, ये तो हीप ही नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप तो उसको हीप बनाना था। तो हीप हमने बना लिया, हमें समझ आ गई कि हम मैक्स हैप्पीफाई फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे बार बार फॉर नियरली हाफ ऑफ द नोड्स एंड इन रिवर्स ऑर्डर, ताकि हमारा जो है एट द एंड वो एरे एक किसकी फॉर्म में आ जाए, मैक्स हीप की फॉर्म में आ जाए। अब देखिए 9 इज ग्रेटर देन 8 एंड 7, 7 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3, 8 इज ग्रेटर देन 4 एंड 5 एंड 4 इज ग्रेटर देन 2। तो ये हमारे पास कोई भी ऐसी नोड नहीं है जो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करती हो, ठीक है। अब हम आते हैं हीप सॉर्ट की तरफ। अब मैं आपको बता दूं हीप सॉर्ट की बेसिक वर्किंग क्या है। देखिए आपने हीप बना लिया, आप कहते हैं जी हीप मैंने बना लिया, इसका जो सबसे पहली वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू ही असल में सबसे बड़ी वैल्यू है जो रूट नोड पे है। तो आप रूट नोड को जिस तरह पॉप करते हैं ना स्टैक में, इसको पॉप कर लो। पॉप किस तरह करोगे भाई, इस नोड की वैल्यू को रिटर्न कर दो और इसकी जगह कोई और वैल्यू रख दो, मिसाल के तौर पे 2 रख दो जो सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो वो 9 यहाँ से हटा दो, हीप का साइज एक कम कर दो और ये आखिरी वाली वैल्यू जो है ना 2, ये ऊपर ले आओ 9 पे। तो एक वैल्यू पॉप आउट हो गई, इसको आपने दिखा दिया जी ये सबसे ग्रेटर वैल्यू है, इसको आप कहीं स्टोर कर लो। फिर आप कहो जी देखो हमने इतना काम तो कर लिया लेकिन ये 2 ऊपर आ गया तो मसला हो गया। तो हैप्पीफाई फंक्शन दोबारा कॉल कर लो 2 के ऊपर, तो 2 दोबारा कहीं जाके नीचे आ जाएगा और अब जो नेक्स्ट जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी 8, वो ऊपर आ जाएगी। अब यही प्रोसेस बार बार करना है। मैक्सिमम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लो और हैप्पीफाई कॉल कर लो, फिर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको एक्सट्रैक्ट कर लो। 7 निकल गया कहीं, हमने उसको स्टोर कर लिया और हैप्पीफाई कॉल कर लो। फिर जब वो हैप्पीफाई कॉल करने के बाद वो दोबारा से हीप बन जाएगा, तो हमने जो अभी की लार्जेस्ट वैल्यू होगी 6, उसको निकाल लिया, हीप का साइज हो गया छोटा। फिर अगली और उसको दोबारा हैप्पीफाई कर लिया, फिर 5 निकाल लिया, फिर 4 निकाल लिया, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और आस्ता आस्ता हमारी सारी एरे जो है वो एक तरतीब से वैल्यू को हमने पॉप आउट करके कहीं स्टोर कर दिया। अब वो किसी भी ऑर्डर के अंदर आप उसको प्रिंट कर सकते हो, असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी। ये जब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे देखें एक्सट्रैक्ट मैक्स फ्रॉम हीप। अभी तो आप ये समझें कि आप हीप में से पहला एलिमेंट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे जो सबसे लार्जेस्ट है, बस इतना समझें आप। तो कहते हैं उसके ये सिर्फ 4 ऑपरेशन हैं सिंपल से। क्या, जो मैक्सिमम वैल्यू है, आप सपोज करो कि जो पहली वैल्यू है यानी रूट नोड है ए ऑफ 1 पे, ये मैक्सिमम वैल्यू है, आप उसको स्टोर कर लो। हीप साइज आपको पता है 8 है क्योंकि 8 वैल्यूज हैं। अच्छा, एक होता है एरे का साइज, वो तो 8 ही रहेगा। हीप का साइज आप डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे है ए ऑफ 1 इज इक्वल टू ए इंटू हीप साइज माइनस। अच्छा, हीप साइज कितना है 8, तो A1 इज इक्वल टू A8। तो A8 पे वैल्यू कौन सी है 2, तो A1 हो जाएगी A8, तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा। और हीप साइज माइनस माइनस का मतलब क्या है ये आप समझ लें। देखो एरे का साइज तो 8 ही है, लेकिन हीप साइज वो लिमिट थी कि जब तक आप यानी इस एरे में कितनी वैल्यूज़ को आप हीप में कंसिडर करना चाह रहे हैं। तो आप चाहें तो आपने कहा जी 8वीं वैल्यू मैंने निकाल दी, तो बस हीप साइज हो गया 7, यानी अब जो मैक्सिमम लिमिट है इस एरे की वो तो 8 ही है, लेकिन बतौर हीप 7 है। तो इसका मतलब अगर आप लूप रन करेंगे फ्रॉम 1 to a डॉट हीप साइज, तो वो 8th वैल्यू तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जब वो एक्सेस ही नहीं हो सकती तो समझें वो यहाँ भी नहीं है, तो आप उसको ख़त्म ही समझें। ख़त्म नहीं हुई मतलब उसको ख़त्म समझें। और चूँकि वो वैल्यू 9 वाली वो तो आपने हासिल कर ली जो मैक्सिमम थी, ठीक है, और जो वैल्यू इसकी और 9 की जगह आपने रख दिया 2 और वो आखिर में उसको ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैक्स हैप्पीफाई कॉल करेंगे पहली वैल्यू पे। तो जब आप वहाँ पे कॉल करेंगे तो ये उसको सॉर्ट करते करते 2 को 8 से स्वैप करेगा और फिर 2 को 5 से स्वैप करेगा और फिर ये अपनी पोजीशन पे पहुँच जाएगा। तो वो जो भी हैप्पीफाई का प्रोसीजर है। तो अब देखें ये दोबारा से
मैक्स हीप बन चुका है। अब यहाँ एक ही एफएफआई की ज़रूरत है, बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है हर नोड के ऊपर, ठीक है। और ये 9 जो है इसको आप कर देंगे रिटर्न। तो देखें आपने अच्छा अब देखें आपने 9 को हासिल कर लिया। अच्छा अगर आप इसी को दोबारा से कॉल करेंगे तो आप क्या हासिल करेंगे 8, फिर दोबारा से कॉल करेंगे तो क्या आपको मिलेगा 7, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इसका मतलब आपको वैल्यूज़ फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलर मिल रही हैं, और आप उनको अगर कहीं सेव कर लें और अपनी मर्ज़ी से उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में प्रिंट करवाना चाहें तो आप आराम से उसको प्रिंट करवा सकते हैं। आपकी सॉर्टिंग हो चुकी है असल में, ठीक है। तो देखिए बड़े एक अनोखे अंदाज में यहाँ पे सॉर्टिंग हो रही है। तो एक्सट्रैक्ट वाला ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप असल हीप सॉर्ट एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं। देखें सबसे पहले आपके पास एक एरे है जो कि किसी भी फॉर्म में है, तो आपने कहा जी पहले मैं उसका हीप बनाऊंगा, ठीक है जी। फिर आपने कहा जी मुझे एक टेम्पोररी एरे चाहिए, आपने कहा जी ठीक है बिल्कुल चाहिए उसी साइज़ की। फिर आपने कहा कि इस टेम्पोररी एरे के अंदर मैं करूँगा क्या, हीप में से लार्जेस्ट एलिमेंट उठाऊँगा और इस एरे के एंड में, क्योंकि एरे जो है रिवर्स ऑर्डर में चल रही है, इस एरे के एंड में पुट कर दूंगा, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट उठाऊंगा और एरे के एंड में जो खाली जगह है यानी सेकंड लास्ट प्लेस वहाँ पुट कर दूंगा। फिर तीसरा एलिमेंट उठाऊंगा जो मैक्सिमम होगा और उसको थर्ड लास्ट वैल्यू में, और इसी तरह जब मैं आखिरी एलिमेंट उठाऊंगा तो उसको पहली जगह पे मैं प्लेस कर दूंगा। मेरे पास एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड फॉर्म में मौजूद है, उसको दोबारा से मैं ओरिजिनल एरे में कॉपी कर दूंगा और जहाँ मर्जी यूज़ करूँ। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर। आइटरेट करके देख लेते हैं। देखें ये एक हमारे पास वो है सिंपल सी एरे है जो किसी भी सूरत में हीप नहीं है, क्योंकि 1 जो है इसकी रूट नोड है और 1 सबसे छोटा है असल में, तो ये मैक्सिमम हीप हो ही नहीं सकता। तो पहला स्टेप है बिल्ड मैक्स हीप। तो आपको पता है बिल्ड मैक्स हीप ने कैसे काम किया था, और इसी एरे के ऊपर हमने उसको रन किया था और यही रिजल्ट था। तो वो अभी दोबारा से हम सारा काम करने नहीं जा रहे, और एक नई एरे आपको चाहिए टेम्प के नाम से, इसका साइज उतना ही है। अब अगला स्टेप क्या है, फॉर आई इज इक्वल टू 8.size1। आई यहाँ पे करना क्या है, हीप से मैक्सिमम वैल्यू उठाओ यानी इसकी रूट नोड उठाओ और आखिरी वैल्यू को उसकी जगह रखो, हीप का साइज़ कम कर दो यानी आखिरी नोड को ख़त्म कर दो। ये हम पहले काम करके आ गए हैं। वो 9 उठा के यहाँ रख दिया हमने, ठीक है। आई डिक्रीमेंट हुआ, दोबारा से हीप में से एक वैल्यू उठाई जो मैक्सिमम थी 8, उसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। हीप का साइज़ हो गया छोटा। एरे का साइज़ अभी भी 8 ही है, याद रखें, हीप का साइज़ छोटा है, ठीक है। अच्छा फिर आई हुआ डिक्रीमेंट। आपने कहा जी अब हीप में से दोबारा मैक्सिमम वैल्यू उठा लो, दोबारा मैक्सिमम वैल्यू उठाई, उसने अपने आप को करीब को एडजस्ट किया, हीप का साइज़ छोटा हो गया। फिर इसी तरह करते 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 आप देखें आपने सारी वैल्यूज़ को रख लिया। और आप देखें अगर इस एरे को टेम्प को, तो वैल्यूज सॉर्टेड ऑर्डर में मौजूद हैं। इसको आप ओरिजिनल एरे में कॉपी कर लें, अल्लाह खैर सल्ला। वो जो क्रॉस हमने लगाए थे वो सिर्फ हीप का साइज़ कम हो रहा था, एरे अपनी जगह मौजूद है तो एरे का साइज़ फुल है, ठीक है ना। तो हमें बस आखिर में एरे ही चाहिए। अब हीप गया जहाँ मर्जी जाए वो, हमें हीप से अब कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हीप सॉर्ट का ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया। हीप को इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी एरे को सॉर्ट करके दोबारा एरे की फॉर्म में कर दिया। हीप्स तो हमने सिर्फ वक्ती तौर पे इस्तेमाल किया था अपने काम के लिए, उसको हीप बनाया था। अब हीप नहीं भी है तो हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एरे सॉर्टेड फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो इसकी अब हम एनालिसिस की तरफ जाते हैं। वर्किंग तो इसकी बड़ी सिंपल सी थी और बड़ा जो है वो मज़े का एल्गोरिथम है ये। अब इसकी वर्किंग को देख लें हीप सॉर्ट की। अगर हीप सॉर्ट के एल्गोरिथम को अगर आप देखें तो इसकी स्पेस कितनी चाहिए आपको। देखो हीप सॉर्ट जब आप कॉल करते हैं तो आप एक फंक्शन कॉल करते हैं बिल्ड मैक्स हीप। तो आपको पहले यह देखना है कि बिल्ड मैक्स हीप को कितनी स्पेस चाहिए, वो हम अलग से देखेंगे। इसके अलावा आपको एक पूरी एरे चाहिए जो ओरिजिनल एरे की साइज़ की है। तो अगर एरे का साइज़ n है तो समझे आपको n चाहिए। एक वेरिएबल चाहिए आपको लूप को कंट्रोल करने के लिए, 1 वेरिएबल चाहिए। और फिर आप देखें आप एक्सट्रैक्ट मैक्स फ्रॉम हीप ये भी कॉल कर रहे हैं, तो इसको जितनी स्पेस कम्प्लेक्सिटी चाहिए, कितनी स्पेसेस चाहिए वो भी आपने मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये टोटल स्पेस कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हीप सॉर्ट की। तो इसका मतलब कि जब तक हम इन दोनों को कैलकुलेट नहीं करेंगे, इन दोनों स्पेस कम्प्लेक्सिटीज़ को, हमें इसका आंसर नहीं मिल सकता। वेल एंड गुड।
अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरफ आ जाएं तो देखें हमें यहाँ पे बिल्ड मैक्स हीप की टाइम कम्प्लेक्सिटी का पता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो पता नहीं होगी तो हम टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिए। फिर ये देखें ये एरे है, ये n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, क्योंकि सॉरी ये लूप 1 to a डॉट साइज, और एरे का साइज इनपुट साइज n शुमार होता है, लेकिन ये n टाइम्स कर क्या रहा है। देखें एक असाइनमेंट है, एक एरे एक्सेस है, तो ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है, c प्लस ये फंक्शन कॉल कर रहा है एक्सट्रैक्ट मैक्स फ्रॉम हीप, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी प्लस c इंटू n, ये इस फॉर लूप की कम्प्लेक्सिटी। और आखिर में कॉपी कर रहा है, तो चूंकि n एलिमेंट्स है तो कॉपी करने में भी n डॉट सी टाइम ही लगेगा, तो समझे ऑर्डर ऑफ n या n टाइम लग रहा है, ठीक है। अब देखें जब तक हमें बिल्ड मैक्स हीप की स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी पता नहीं होगी और एक्सट्रैक्ट मैक्स फ्रॉम हीप की टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी पता नहीं होगी, हम हीप सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसका मतलब हम पहले इन फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो पहले हम चलते हैं एक्सट्रैक्ट मैक्स फ्रॉम हीप की तरफ। अच्छा, एक्सट्रैक्ट मैक्स फ्रॉम हीप में क्या है, स्पेस देखें तो देखें एक आपको चाहिए वेरिएबल मैक्स, और कोई भी और वेरिएबल नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका मतलब एक 1 या कांस्टेंट लिख लें, c या 1 लिख लें, एक ही बात है। लेकिन मैक्स हैप्पीफाई जितना स्पेस 4 है वो तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जाहिर बात है इसका मतलब है मैक्स हैप्पीफाई को भी देखना पड़ेगा। देखो एक चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट और दूसरी तीसरे पे डिपेंडेंट है, तो अब जब तक मैक्स हैप्पीफाई की हमें स्पेस कम्प्लेक्सिटी पता नहीं होगी, एक्सट्रैक्ट मैक्स फ्रॉम हीप की पता नहीं होगी, और जब तक इसकी और बिल्ड मैक्स हीप की पता नहीं होगी, हमें हीप सॉर्ट की स्पेस कम्प्लेक्सिटी पता नहीं होगी। तो मैक्स हैप्पीफाई को भी देखना पड़ेगा अभी। इस तरह अब अगर आप इसकी इस फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी को देख लें तो देखें एक असाइनमेंट ऑपरेशन, एक एरे का एक्सेस, यहाँ पे एक दो एरे के एक्सेस, और यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये टोटल कोई 4-5 ऑपरेशन है, कांस्टेंट ऑपरेशन है, प्लस मैक्स हैप्पीफाई को जितना टाइम लगता है वो टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एक्सट्रैक्ट मैक्स फ्रॉम हीप का टाइम आ जाएगा। तो देखें डिपेंडेंसी अब इन दोनों की किस पे है, मैक्स हैप्पीफाई पे। अच्छा, मैक्स हैप्पीफाई पे तो हम बाद में जाते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि देखें हम ओरिजिनली हमें एक्सट्रैक्ट मैक्स फ्रॉम हीप और बिल्ड मैक्स हीप दोनों की चाहिए थी। तो एक्सट्रैक्ट मैक्स फ्रॉम हीप को देख लिया, लेकिन बिल्ड मैक्स हीप को अभी हमने नहीं देखा। तो बिल्ड मैक्स हीप को जब हम देखते हैं तो देखें वो क्या है, स्पेस हमें कितनी चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए इसके लिए आई के लिए, तो दैट सम कांस्टेंट स्पेस, और प्लस इस मैक्स हैप्पीफाई की को रन करने के लिए जितनी स्पेस चाहिए। तो देखें यहाँ भी मैक्स हैप्पीफाई ही आ गया। तो असल में इस पूरे हीप की जान ही ये मैक्स हैप्पीफाई फंक्शन है। तो जब तक इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी या टाइम कम्प्लेक्सिटी पता नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर सके, ठीक है। तो अच्छा, इसकी जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो देखें ये लूप रन हो रहा है तकरीबन n/2 टाइम्स, और n/2 टाइम्स कर क्या रहा है, ये n/2 टाइम्स ये कर क्या रहा है, हैप्पीफाई फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो n/2 टाइम्स हैप्पीफाई फंक्शन की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हम ऐड करेंगे, प्लस सम कांस्टेंट। भाई ये जाहिर बात है, ये सीलिंग कैलकुलेट हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, तो चलो कुछ कांस्टेंट ऑपरेशंस हैं मिसाल के तौर पे, जो भी है हमें उससे इतना सरोकार नहीं है, उसको वैसे भी हमने आखिर में इग्नोर ही करना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अब खुलासा ये कि जब तक मैक्स हैप्पीफाई फंक्शन की टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी पता नहीं चलेगी, बाकी किसी की भी हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम सीधा भाई इसी की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि अगर n नोड्स हों तो ट्री की हाइट log n होती है, बस इतना याद रखिए, आगे सारा काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही प्रॉपर्टी काम आनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्पेस कम्प्लेक्सिटी, भाई ये एक वेरिएबल है, ये एक दूसरा वेरिएबल है, और मैक्स तीसरा वेरिएबल है, तो कुछ कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, बस वेरिएबल तो कुछ जो है ना 2 या 3 इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये कांस्टेंट स्पेस है, और तो कोई स्पेस नहीं है। लेकिन एक बात है, मैक्स हैप्पीफाई दोबारा मैक्स हैप्पीफाई को कॉल कर रहा है, वो फिर उसको कॉल कर रहा है, वो फिर उसको, तो ये रिकर्जन है, और रिकर्जन के अंदर हमें स्टैक इस्तेमाल होता है, और चूँकि रिकर्जन के अंदर स्टैक इस्तेमाल होता है और स्टैक की जितनी हाइट होती है उतने ही हमें स्पेसिस चाहिए होती हैं, और स्टैक की हाइट उतनी होती है जितनी ट्री की हाइट होती है, और यहाँ पे ट्री की हाइट n नोड्स के साथ कितनी है, log of n, तो इसका मतलब हमारे पास स्टैक की हाइट भी log of n है।
तो टोटल स्पेस जो हमें चाहिए वो c प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस 2 इंटू के। अच्छा, इस के से इतनी हमें ज़्यादा सरोकार नहीं है, इसको हम वैसे ही हम लिखा ही नहीं इसलिए मैंने, ठीक है। तो ये बन गया ऑर्डर ऑफ लॉग n टू द बेस 2। अच्छा, अब हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी की इसकी बात यह है कि देखें ये कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है भाई। ये कोई अरिथमेटिक है और ये 3 अरिथमेटिक हैं, यहाँ पे 2 असाइनमेंट हैं, एक कंपैरिजन है, एक जो है वो लॉजिकल ऑपरेशन है, एक कंपैरिजन यहाँ पे है, ये 2 असाइनमेंट यहाँ पे हैं, और इसी तरह कुछ यहाँ भी ऑपरेशन है। तो टोटल मिला के 10 12 13 ऑपरेशन होंगे। तो ये कांस्टेंट ऑपरेशन है। और ये कांस्टेंट ऑपरेशन कितनी दफ़ा चल रहे हैं भाई, जितनी जो है वो ट्री की हाइट है। उसकी वजह यह है कि अगर हम इसको रूट नोड पे भी कॉल करें तो उससे ये एक डायरेक्शन में जाता है, हत्ता कि किसी लीफ नोड तक पहुंचता है। तो रूट नोड से लीफ नोड तक का फासला होता है वो असल में ट्री की हाइट ही होती है। तो असल में जितनी ट्री की हाइट है उतनी दफ़ा ही ये कॉल हो रहा है। तो जैसे ये किसी लीफ नोड पे पहुंचेगा ये मज़ीद रिकर्सिव कॉल्स करना बंद कर देता है। वो एंकर कंडीशन है किसी भी लीफ नोड पे पहुंचना। तो टोटल ये रिकर्सिव कॉल्स हमारे पास कितनी है, जितनी ट्री की हाइट है, और हर दफ़ा ये कोई कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन कर रहा है, और हाइट है हमारे पास log ऑफ n टू द बेस 2। तो मैक्स हैप्पीफाई की स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी दोनों ही log ऑफ n टू द बेस 2 है। अब इसको हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। हमें बिल्ड मैक्स हीप में c प्लस कम्प्लेक्सिटी ऑफ हैप्पीफाई फंक्शन चाहिए थी, ठीक है, मैक्स हैप्पीफाई। तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी आ गई। टाइम कम्प्लेक्सिटी में अगर हम देखें तो n/2 टाइम्स मैक्स हैप्पीफाई कॉल हो रहा था, तो मैक्स हैप्पीफाई log ऑफ n टू द बेस 2, तो ये हो गया n डिवाइड यानी n log n बेस 2, तो सॉरी डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 ये कांस्टेंट नंबर है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये n log n आ गया, ठीक है हमारे पास। अच्छा, ये याद रखिएगा ये असल में n log n नहीं है, ये असल में ऑर्डर ऑफ n है, और आई कैन मैथमेटिकली प्रूव दैट। लेकिन चूँकि आंसर पे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो और ये उसकी एक जो है हायर अपर बाउंड है, तो और चूँकि आंसर पे भी फाइनल आंसर में फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप लोगों की ईज़ के लिए मैं इसको इतना ही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को शौक़ हो, वो जानना चाहे कि बज़ाहिर क्योंकि मैक्स हैप्पीफाई की टाइम कम्प्लेक्सिटी log ऑफ n टू द बेस 2 है और ये n/2 टाइम्स कॉल हो रहा है, ठीक है, तो ये n log n ही होनी चाहिए, ना कि ऑर्डर ऑफ n होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा वाकई इंटरेस्टेड है, शौक़ रखता है, तो मैं उसे ये जो है ना समझा दूंगा कि ये कैसे ऑर्डर ऑफ n है। मैं हिंट दे देता हूँ अभी। देखें, जितनी भी नोड्स हैं, अगर आप मैक्स हैप्पीफाई कॉल करते हैं रूट नोड पे, तो तब उसकी कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो log ऑफ n होती है। अगर आप उसको रूट नोड पे कॉल नहीं करते हैं, लीफ नोड पे कॉल करते हैं, फिर तो उसकी कम्प्लेक्सिटी होती सम कांस्टेंट टाइम है, जस्ट सी। और अगर आप उसको लेवल 1 पे कॉल करते हैं तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी यानी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और हमारे पास ये जो कॉल हो रहा है फ्रॉम n/2 टू 1, तो ये सारी n/2 नोड्स रूट नोड तो नहीं हो सकती। इसका मतलब कि ये ओरिजिनली हर दफ़ा log ऑफ n का काम नहीं हो रहा है। पहले एक दफ़ा होगा, दूसरी दफ़ा इससे कम होगा, तीसरी दफ़ा इससे कम, चौथी दफ़ा उससे कम। तो ओरिजिनली ये कन्वर्ज होके ऑर्डर ऑफ n बन जाएगा। ये मैंने सिर्फ हिंट दिया आपको, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमारे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ये इस तरह थोड़ा सा फ़िलहाल हम उसकी एक जो है हायर अपर बाउंड कंसिडर करना चाह रहे हैं कि चलो गया अभी, तो इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा ना ऊपर इसका फंक्शन, ठीक है। तो ठीक है, लेट्स कंसिडर इट, ठीक है। अच्छा, और बिल्ड मैक्स हीप, अच्छा एक्सट्रैक्ट मैक्स हीप में भी आपको मैक्स हैप्पीफाई ही की टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिए थी, ठीक है ना। तो वो आपने यहाँ पे पुट की, तो आपको पता चल गया कि एक्सट्रैक्ट मैक्स फ्रॉम हीप की स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी भी log ऑफ n टू द बेस 2 ही आ रही है, ठीक है। अब ये सारी आपके पास आंसर आ गए, इसको आप इकट्ठा करके हीप सॉर्ट वाले फार्मूला में डालें, तो आपको पता चलेगा कि जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो है log ऑफ n टू द बेस 2 प्लस ऑर्डर ऑफ n प्लस 1 प्लस log ऑफ n टू द बेस 2। तो ये बन गई टोटल ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि n हायर ऑर्डर टर्म है, log ऑफ n की निस्बत n हायर ऑर्डर शुमार होती है। और यहाँ पे n log n प्लस दिस n प्लस nc प्लस n log n
तो ये हायर ऑर्डर टर्म n log n ही है, तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, n log n। तो ये हमारा टॉपिक शुक्र है आज का अल्लाह अल्लाह करके कंप्लीट हुआ। काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक था बाइनरी ट्रीज़ का, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि अगर हम इसको एक फ़्लो में ना पढ़ते तो इस फ़्लो में ना पढ़ने की वजह से, और अगर दरमियान में ब्रेक आ जाती तो दोबारा से आपको वो चीज़ें रिकॉल करनी पड़ती। तो ठीक है, इट वाज फॉर अ कॉज। तो हमें हीप सॉर्ट पढ़ने से पहले हीप का पता होना ज़रूरी था, और हीप्स के ऑपरेशंस का पता होना ज़रूरी था, हीप को कैसे बिल्ड करते हैं ये पता होना ज़रूरी था, और हीप को समझने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी था कि कंप्लीट ट्री या असल में ट्री क्या होता है। तो इसलिए हमें ट्री, बाइनरी ट्री और ट्री के ट्रावर्सल और जो है वो बाइनरी सर्च ट्री, ये पढ़ना भी एज अ प्री रिक्विजिट ज़रूरी थे हीप से पहले। तो हमें पहुंचना हीप सॉर्ट तक ही था, और उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। टॉपिक तो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन कहते हैं कि वक्त किसी अच्छी चीज़ में गुजर जाए तो अच्छा है, ठीक है, फारिग रहने से बेहतर है। तो अल्लाह ताला भी आप लोगों की हिफाजत फरमाए। मैंने तो सुना है, मैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए जो है वो परेशानी थी कि अल्लाह ताला सब बच्चों को, हमारे बच्चों को भी, आप लोगों को भी जो है वो सेहत दे, इज़्ज़त और आफ़ियत से रखे। ख़ास तौर पे जो कोरोना की लहर सुना दोबारा आ रही है, इससे महफूज फरमाए। तो अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।